कहाँ गई? आज नहीं आई? ऐसे कोई हफ्ता वफ्ता चलता है क्या? एक दिन एक नहीं आएगी, दूसरे दिन दूसरे दिन नहीं आएगी। तो मैंने कल जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको भी ध्यान से सुनना चाहिए और अपनी जो इस समय जो परिस्थितियाँ या जो उन्होंने पोजीशन ले रखी है उसको सही करनी चाहिए, जिससे कि उनको लगे या टीचर को लगे कि वो एक एज ए स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर बैठे हैं। समझे कि नहीं समझे बात को? और फोकस को अपने को मेंटेन करके रखे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप लोगों से मैं रोजाना कहता हूँ, मैडम ध्यान दीजिए, अब मैं जो बातें बोल रहा हूँ आपको सुननी चाहिए, ठीक है? मैं रोजाना आप सभी लोगों से ये कहता हूँ कि आप लोग किसी भी एक यूनिवर्सिटी एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं, ठीक है? तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह निकल करके आती है, तो फिर सर हम किस लिए बैठे? तो इसलिए बैठे कि आपको अपना फ्यूचर सुधारना है, ठीक है? तो यहाँ पर हर आदमी का IQ लेवल अलग अलग होता है, किसी को एक बार में समझ में आता है, किसी को 2 बार में समझ में आता है। समझे कि नहीं समझे बात को? तो ऐसा नहीं है कि साइड वाली को समझ में आ गया तो मुझे भी समझना मजबूरी है। समझे कि नहीं समझे बात को? ऐसा नहीं है कि यदि इसको समझ में आ गया तो मुझे भी समझ में आ गया ये जरूरी हो। समझे कि नहीं समझे? तो आप अपने स्तर पर प्रयास करें, अपने स्तर पर समझने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप बैठोगे तो वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रसाधन या किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती, ठीक है? और सबसे बुरा तब लगता है जब साथ में बैठी वाली नौकरी लग जाती है और हम वहीं के वहीं बैठे रह जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा समय ना देखना पड़े, इसलिए अपनी कंसंट्रेशन को और अपनी अटेंशन को और फोकस को मेंटेन करके रखो क्लास के अंदर। समझे कि नहीं समझे मैडम? ठीक है? किसी को समझ में नहीं आता है तो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, समझे कि नहीं समझे बात को? टॉपिक कंप्लीट नहीं होने के बाद आराम से अपने जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकता है। समझ गए बात को? बीच में देखो क्या होता है कि टीचर भी एक फोकस करके पढ़ा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वैसी चीजें तो उठा करके पढ़ाते नहीं है, ठीक है? तो उसमें बीच में डिस्ट्रैक्शंस कई बार आ जाते हैं। समझे कि नहीं समझे बात को? तो इसलिए यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो, या फिर आपको अपने स्तर पर एक बार कोशिश करनी चाहिए कि मैं घर पर जाकर के ट्राई करती हूँ, ठीक है? मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। यदि मेरे घर से भी ठीक नहीं होता सॉल्यूशन, तो आप जो उपलब्ध संसाधन या फिर जो अवेलेबिलिटीज उपलब्ध है उनसे आप जो अपना फीडबैक दे सकते हैं। समझे कि नहीं समझे बात को? दूसरा, यदि मैं आपको बात बताऊं तो कुछ लोग नए हैं यहाँ पर, उनको मालूम नहीं होगा कि मैं कल क्या टॉपिक पढ़ा रहा था, ठीक है? तो मैं एक छोटा सा उसको रिवीजन प्रोवाइड करा देता हूं उनको, ताकि वो भी अपने साथ जुड़े रहें और अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है? तो मैंने कल आपको बताया था कि क्या टॉपिक का नाम था, जो पुराने स्टूडेंट हैं उन सभी को मालूम है कि कल मैंने साइकेट्रिक के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म नाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप सभी लोगों को ब्रीफ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराया था, ठीक है? तो डिफेंस मैकेनिज्म का मैंने मतलब बताया था कि जब कोई व्यक्ति किसी स्ट्रेस के अंदर, जिन लोगों ने समझ लिया है वो भी एक बार समझने की कोशिश करें, ठीक है? स्ट्रेस के अंदर, एंजाइटी के अंदर या फिर किसी टाइप के डिप्रेशन के अंदर यदि वह व्यक्ति रहता है, समझने की कोशिश करना, जो भी नए स्टूडेंट या पुराने लोग, ठीक है? कोई व्यक्ति किसी भी टाइप की स्ट्रेस के अंदर, एंजाइटी के अंदर, डिप्रेशन के अंदर, यदि वह व्यक्ति उन सब चीजों को फेस करता है और उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाता है, उन चीजों को फेस कर रहा है, ठीक है? और वह उन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो वो क्या करता है? कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे मेथड और कुछ ऐसी डिवाइस यूज करता है जिससे कि वो अपने आप को बाहर निकाल सके और बढ़ी हुई एंजाइटी के लेवल को क्या कर सके? कम कर सके। समझ में आई कुछ बात छोटी मोटी? समझ गए बात को? ठीक है? कि एक व्यक्ति तो जो टेक्निक्स और मेथड और डिवाइस यूज करता है वो किस लिए यूज करता है? ताकि मैं उन सब चीजों से बाहर आ सकूं और आने के बाद मैं अपनी एंजाइटी को कम कर सकूं। और एंजाइटी को कम करने का मतलब क्या है? आप लोगों को पता होगा कि मेंटल हेल्दी पर्सन ही सोसाइटी के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। समझे कि नहीं समझे बात को? तो यदि उसकी एंजाइटी का लेवल नॉर्मल रहेगा तो वो अपने आप को सोसाइटी के अंदर एडजस्ट कर सकता है। समझे कि नहीं समझे बात को? तो एंजाइटी उसने रिलीज क्यों की? टू एडजस्ट इन सोसाइटी। समझ गई बात को? ठीक है। दूसरा, यदि उसने एंजाइटी को रिलीव की जिससे वो एडजस्ट हो गया, अब एडजस्ट होने के बाद उसने क्या प्रोटेक्ट किया? अपना ईगो, अपने ईगो को प्रोटेक्ट किया। क्योंकि देखो, आपके से कोई गलती हुई, आप किसी गलती को झूठ बोलते हो, या फिर जैसे मान लो कोई आपसे पूछे कि भाई आपको किसी ने, पिंकी ने शादी में नहीं बुलाया क्या, तो आप उसको डायरेक्ट बोलोगे कि शादी में नहीं बुलाया, ठीक है, तो आपके आत्मसम्मान को बुरा लग सकता है, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं यार मैं गया ही नहीं। समझे कि नहीं समझो? और एक्चुअली में क्या चीज है कि उसने उसको बुलाया ही नहीं, टॉप 50 में उसका नंबर ही नहीं था। समझे कि नहीं समझे बात को?
तो अब क्या करेगा, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उसने क्या किया कि बोल दिया कि भाई कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड और कुछ डिवाइस काम मिली, उसने बोल दिया कि भाई मैं गया ही नहीं, कोरोना के कारण कौन किसके जाएगा, मैं नहीं गया। समझे कि नहीं। और जिससे क्या हुआ, उसने क्या किया, अपनी एंजाइटी को रिलीज कर दी। एंजाइटी को रिलीज करने के बाद उस दूसरे को भी लगा हाँ हो सकता है कि वो सही बोल रहा है, ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर वो एडजस्ट हो गया। मैडम समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद यदि बात मैं करूं तो सोसाइटी के अंदर एडजस्ट होने के बाद, ठीक है, उसने अपने ईगो को प्रोटेक्ट कर लिया, एक बात, ठीक है। तीसरी, इन सब चीजों को करने से उसका क्या प्रोटेक्ट रहा, उसका सेल्फ एस्टीम प्रोटेक्ट रहा, उसमें अंदर जो आत्मसम्मान की भावना है वो बनी रही। ना तो मतलब वही है कि ना तो मेरा आत्मसम्मान पे ठेस पहुंची, ना दूसरे का आत्मसम्मान पे ठेस पहुंची, काम भी हो गया। समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। हाँ, वो क्या बोलते, भैंस भी मर गई लाठी भी नहीं टूटी। समझे कि नहीं समझे बात को, हाँ, जो भी कुछ है, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद ये सब चीजें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, कल एक लड़की को कंफ्यूजन था कि सर डिवाइस, समझे कि नहीं समझे बात को। तो मैडम अब देखना, जो आज नए लोग आए, ये जो पूरी मैकेनिज्म परफॉर्म की गई है इंडिविजुअल क्लाइंट के द्वारा, इस मैकेनिज्म को मैं क्या नाम देता हूं, डिफेंस मैकेनिज्म। अगर भगवान ने आवाज दी है, ठीक है, और जीव दी है, तो बोलने की कोशिश करें। समझे कि नवरात्र का टाइम चल रहा है, यदि किसी के ऊपर प्रकोप लग गया तो जीव के अंदर पैरालिसिस आ सकता है, फिर मुझसे मत कहना। समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। तो भगवान ने इतनी अच्छी जुबान दी है तो बोलने की कोशिश करें। पैरालिसिस आ गया, फिर शीतलाष्टमी की जोत जोड़ते डोलोगे, कहीं गुलगुले बांटोगे, मुझे मत कहना, ठीक है। तो क्योंकि जब आप बोलोगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो ये पूरे के पूरे मैकेनिज्म को मैं क्या बोल रहा हूं, डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। दूसरा, उसने टेक्निक्स और मेथड और जो डिवाइस काम में लिए, इसे मैं क्या बोल रहा हूं, कोपिंग मैकेनिज्म। कोपिंग मैकेनिज्म मैं इसका नाम बोल रहा हूं। समझे कि नहीं समझे बात को, मैडम समझते रहना, थोड़ा फास्ट भी चलेगा क्योंकि इन लोगों ने कल समझ लिया है, ठीक है। कोपिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट, उसके बाद में अब कोपिंग मैकेनिज्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, तो कोपिंग मैकेनिज्म का एग्जैक्ट मीनिंग मैं बोलूं तो एफर्ट। समझे कि नहीं समझे बात, एफर्ट दैट रिड्यूस द एंजाइटी, यानी कि एक इंडिविजुअल क्लाइंट के द्वारा जो एफर्ट बनाए गए हैं या फिर जो काम में लिए गए, जो क्या करते हैं, मदद करते हैं किसको कम करने में, एंजाइटी को कम करने के लिए, उस मैकेनिज्म को क्या बोलता हूं मैं, कोपिंग मैकेनिज्म। और एक डिवाइस है जो उससे क्या करता है, व्यक्ति अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, उसे क्या बोलता हूं मैं, डिफेंस मैकेनिज्म। अब देख, कोपिंग मैकेनिज्म में एफर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोपिंग मैकेनिज्म में एफर्ट आ रहा है, यानी कि जहां आपके पास में जब क्वेश्चन पूछेगा वो एफर्ट दैट मेकिंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, समझे कि नहीं से, तो वहां पर क्या आएगा आपका आंसर, कोपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। ए डिवाइस दैट इज यूज्ड बाय क्लाइंट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, तो क्या आएगा आपका, डिफेंस मैकेनिज्म। हो गया क्लियर, किसी को कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में मैं आपको पर्पज के बारे में बताऊं, यहां तक क्लियर है मैडम, कोपिंग मैकेनिज्म क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में यदि यहां पर ईगो प्रोटेक्ट हो रहा है तो मैं इसको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी बोल सकता हूं, ठीक है। 3 नाम हो गए। चौथा नाम ये कि सोसाइटी के अंदर एडजस्ट हो रहा है, तो मैं इसको क्या नाम दे सकता हूं, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब एडजस्टमेंट कैसे करता है, तो देखो, अपनी बॉडी के इंटरनल और इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इंटरनल यानी कि बॉडी की तरफ, इंटरनल यानी बॉडी की तरफ, और इन्वायरमेंट यानी कि एक्सटर्नल। समझे कि नहीं समझे बात को, तो बॉडी, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट के बीच में जो एक समन्वय स्थापित करता है, उसे ही तो अपन एडजस्टमेंट बोलते हैं, उसे ही तो मैं एडजस्टमेंट बोलता हूं कि भाई मेरे इंटरनली बॉडी के अंदर क्या चल रहा है और एक्सटर्नली मैं उन दोनों के बीच में अपने आप को क्या कर पा रहा हूं, कोरिलेट कर पा रहा हूं, तो उसे ही मैं क्या बोलता हूं, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। समझे कि नहीं समझे बात को। अब कभी साइंटिफिक डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि एडजस्टमेंट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नोन एज एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये टर्म आपकी साइकेट्रिक में काम आएगी, मैं नर्वस सिस्टम में बात नहीं कर रहा हूं। समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। दिमाग के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी प्रकार का, समझ गए बात को, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में तो इसलिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। शब्दों पर ध्यान देना, शब्द ही है जो आपको जिताएंगे,
शब्दों पर ध्यान देना, शब्द ही आपको जिताएंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे तो आप कोई ग्रंथ या कथा या कहानी नहीं लिख करके आओगे। समझे कि नहीं समझे बात को? कोई ग्रंथ, कोई कथा या कहानी नहीं लिख करके आओगे। अगर शब्दों में हर शब्द की पहचान होती है और हर शब्द का इंपॉर्टेंस होता है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। समझे कि नहीं समझे बात को? नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं बात करूं आपसे कि सबसे पहला पर्पज क्या है मेरा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करने का, टू रिड्यूस एंजाइटी। वेरी गुड। ऐसे इंस्टेंट आंसरिंग होगी तो टीचर को भी मजा आता है, चाहे स्टूडेंट एक ही बैठा रहे। 400 की भीड़ में पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। समझे कि नहीं समझे बात को? अगर 4 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं और वो 4 बच्चे अपना 100% दे रहे हैं तो मेरी जो लर्निंग है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो कंप्लीट है। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में, हालांकि माँ के पेट से कोई सीख करके नहीं आता, लेकिन सीखने की कोशिश हर इंसान को करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में तो आपके सामने सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि कोई भी व्यक्ति, वह व्यक्ति जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है, उसका पर्पज क्या है डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करने का? टू रिड्यूस एंजाइटी। एग्जाम के अंदर हाथ चलाएगी तो बाहर कर देंगे। समझे कि नहीं समझे बात को? एग्जाम के अंदर दिमाग चलाना है, हाथ नहीं चलाना है, और मुंह भी नहीं चलाना। समझे कि नहीं समझे बात को? तो जितना दिमाग में समझ सको उतना समझ लेना, बाद में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि साइकेट्रिक एक बार ही पढ़ाई जाएगी, बार बार नहीं पढ़ाई जाएगी। तो आपको इसका पर्पज भी मालूम हो गया कि पर्पज क्या है इसका, टू रिड्यूस एंजाइटी। नेक्स्ट उसके बाद मैंने कुछ टाइप के बारे में आपको डेफिनेशंस बताई थी। डेफिनेशन में मैंने बताया था रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट एंजाइटी, यानी कि बढ़ी हुई एंजाइटी के अगेंस्ट में जो मेरी बॉडी का रेस्पॉन्स है, उसे मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? वेरी गुड। उसे मैं क्या बोल रहा हूं? डिफेंस मैकेनिज्म। समझे कि नहीं समझे बात को? आगे बात, रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट एंजाइटी। ठीक है। नेक्स्ट अब मैं यहां पर जो दूसरी डेफिनेशन बोलूंगा, ए डिवाइस दैट यूज्ड बाय क्लाइंट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ इज नोन एज। कोपिंग में मैंने एफर्ट बोल दिया ना। समझी कि नहीं समझे बात को लड़की? एफर्ट जहां पर आएगा वहां क्या आएगा? कोपिंग। क्योंकि एफर्ट क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं रिड्यूस करने में एंजाइटी को, और डिवाइस क्या है कि वो पूरी मैकेनिज्म जिसको आप फॉलो कर रहे हो। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद तीसरी डेफिनेशन ये हो सकती है, व्हेन ए पर्सन फेसिंग ए प्रॉब्लम बट नॉट अनेबल टू सोल्व देम दैट यूज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवाइस दैट इज नोन एज डिफेंस मैकेनिज्म। ये जो डेफिनेशन दी गई थी वो आपकी किसके द्वारा दी गई थी? सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई थी। समझे कि नहीं समझ बात? नेक्स्ट उसके बाद जो ये डिफेंस मैकेनिज्म शब्द है वो किसकी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। समझे कि नहीं समझ बात? नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो ये कौन सी थ्योरी से लिया गया है? साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किसके द्वारा दी गई थी? वेरी गुड। कौन से सन में? 1904। समझे कि नहीं समझे बात? 1904 के अंदर ये दी गई थी। नेक्स्ट उसके बाद हमें नहीं पता वो कहां चला गया। समझे कि नहीं? 1900 फिर उसके बाद में उसकी डॉटर आई जिसका क्या नाम था? अन्ना फ्रूड। समझे कि नहीं समझे? अन्ना फ्रूड। उसने क्या करा? एक बुक लिखी। उस बुक का क्या नाम था? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। उसने कौन सी बुक लिखी? द ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। कौन से सन के अंदर? 1936 के अंदर। समझे कि नहीं समझो? 1936 के अंदर उसने फिर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराया किसके बारे में? डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। समझ गए बात को? नेक्स्ट उसके बाद फिर उसने बताया कि डिफेंस मैकेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? कौन कौन से? और दूसरा आपको पता है? वेरी गुड, वेरी गुड। बस यही है। ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म जो उसने बताए थे, अन्ना फ्रूड ने बताए थे, वो कितने टाइप के बताए थे? कौन कौन से? और जो डिफेंस मैकेनिज्म टाइप बताए गए थे तो वो 2 बताए गए थे, एक पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म एंड नेक्स्ट नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। समझ गए बात को? जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके टाइप कितने होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं मेनली, बेसिकली देखा जाए तो, जो अभी तक काम मिले थे। कौन सा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बड़ा मुस्कुरा रहा, ये पता है जब, है ना? ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये क्या है? आपके डिफेंस मैकेनिज्म के
टाइप है। अब इनके अंदर अपने को सब टाइप पढ़ने हैं कि कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से नेगेटिव होते हैं। अब आप ये बोल सकते हो कि सर पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, मुझे कैसे मालूम होगा? तो भैया एक बात सुनना, ठीक है, कि जब आप देखते हो कि पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपको उससे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है। समझे कि नहीं समझे बात को? तो उसे ही मैं किसके अंदर इंक्लूड करता हूं, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। और ऐसे टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म जिनको काम में लेने के बाद मेरी बॉडी या फिर मेरे इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। वेरी गुड, उसे मैं क्या बोलता हूं, नेगेटिव टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, ऑल्सो नोन एज द नेगेटिव टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। दीज आर द सच एज कंक्लूजन of the type of defense mechanism, but much more important in the on the way of your exam, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम। देखिए यहां पर आपको किसी सीएचओ या किसी एचएससी से एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करा मेरे द्वारा, जो समझे कि नहीं समझा, तो आपको यहां पर जो मेरे द्वारा कंसेप्ट दिया जाएगा वो एम्स के लिए, पीजीआई के लिए, गोवा के लिए, निमांस के लिए। समझे कि नहीं समझे बात को? तो आपको ऐसा किसी भी रूप में नहीं होना है कि मेरे को तो छोटा सिलेबस पढ़ना है सर, मैं इतना बड़ा क्यों पढ़ूं, या मेरे को तो बड़ा पढ़ना है, इससे बड़ा और कुछ है क्या? समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, तो आपको ज्यादा एफर्ट लगा, कम एफर्ट लगा करके ज्यादा मेहनत मिली। अगर आपने पूरा सिलेबस ये साइकेट्री का पढ़ लिया तो उसके बाद हरियाणा सीएचओ पीएचओ एग्जाम में आपको कोई कहीं तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा मैं विश्वास कर सकता हूं अपने ऊपर। समझे कि नहीं समझे बात को? क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर देखे गए हैं उनमें से बाहर से कुछ नहीं आया है, और आने को तो कुछ भी आ सकता, कहीं से भी आ सकता, क्योंकि पेपर का कोई सिलेबस नहीं होता। समझे कि नहीं समझ बात? नेक्स्ट, यदि मैं पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म की बात करूं तो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म कितने टाइप के बताए थे मैंने, रानी मुखर्जी? कितने टाइप के बताए थे? नाम बताओ। बोली ना, पूजा, ऋतु, बता दिया थी कि तूने? कब? जब ऑनलाइन से पेटा नहीं भरा, जब ऑफलाइन में आई है, ऑनलाइन से संतुष्ट हो गई, जब आई है ऑफलाइन में, देखे सही क्या माहौल चल रहा है। या फिर चलते चलते ऐसे ही देख लिया होगा हैं कि देख लेते क्या माहौल चल रहा है जीआरवी के अंदर। अच्छा अच्छा, तो कल ली थी क्लास है, मैं दिख रहा था। अच्छा, RSSRITURIC, समझ गए बात को? दीज आर द सच आर द टाइप ऑफ द पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। ये सभी आपके पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के प्रकार हैं। समझे कि नहीं समझे बात को? नेक्स्ट, उसके बाद में यदि मैं पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले बात करूं, ठीक है, ये कहां से आएगा, ब्लैक कलर क्यों नहीं आ रहा? ब्लैक कलर सही लगता है थोड़ा सा, ठीक है। रेश ने, अब जिसको पता हो बोलते जाए, क्योंकि मैं भूल गया हूं कल पढ़ाने के बाद। अरे नहीं, नाम बताते जाओ जल्दी जल्दी, मैं भूल गया हूं, एक एक करके बताना। हाँ, चश्मे वाली जल्दी बोल। हाँ, दूसरे चश्मे वाली, तीसरे चश्मे वाली, तीसरे चश्मे वाली, नहीं पता? अरे वाह, उसको याद है पीछे से, आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट, ट्रांसफेरेंस, ये चश्मे वाले तो घोट के पी जाती है एक बार में। अनडूइंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन, है ये रिप्रोडक्शन कहाँ से दिखा रही है? समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? ठीक है, ये क्या है आपके 10 सब टाइप्स है पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। आई का इंट्रोडक्शन, ये ले इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन का मतलब बता,
टू एसोसिएट सेल्फ विद द रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरे के आत्मसम्मान के साथ खुद को जोड़ करके रखना। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? ठीक है। नेक्स्ट मैडम, अब आपको एक्सप्लेनेशन तो पूरा इनका दे नहीं पाऊंगा, समझे कि नहीं समझे बात को? नेक्स्ट आगे चल करके आज मैं बात करता हूं आपके नेगेटिव टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। क्योंकि अगर मैं इनको पॉजिटिव पढ़ाऊंगा तो ये बोले कि सर हमारा बैठने का फायदा क्या हुआ? समझे कि नहीं समझे बात को? अरे हाँ, मेरे को पता है कितना रिवीजन करेगी तो, घर जाके नहीं करा रिवीजन। नेक्स्ट नेगेटिव के अंदर बात करें, इतना तो याद रहा, IPS DF RDC, ठीक है। वैसे तो टोटल अपने कितने होते हैं? 25 डिफेंस मैकेनिज्म से ज़्यादा है, लेकिन अभी तक जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो अभी तक इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपने जो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ प्रोजेक्शन की, ठीक है, तो आप सभी लोग प्रोजेक्शन का एक, मैं देखो शुरुआत से आपको एक एग्जैक्ट मीनिंग देता आ रहा हूँ हर शब्द की, समझे कि नहीं समझा? हर स्पेलिंग की मैं आपको एक एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग देता आ रहा हूँ, क्योंकि वही मीनिंग है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो प्रोजेक्शन के अंदर यदि मैं बात करूं तो प्रोजेक्शन के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? पासिंग द ब्लेम। पासिंग द ब्लेम यानी कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि अपनी गलती या अपनी कमी या अपने दोष को दूसरे पर थोपना। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? थोपना। समझे कि नहीं समझे बात को? अपनी कमी, ठीक है, या फिर अपनी गलती या फिर अपने दोष को दूसरे पर थोपना, उसे मैं क्या बोलता हूं? प्रोजेक्शन, पासिंग द ब्लेम्स। समझे कि नहीं समझे बात को? अब यदि मैं इसके एग्जाम्पल के बारे में यदि बात करूं, अब क्यों लिख रही है? दूंगा ना मैं, दूंगा मैं, बस मैडम समझने की बात करो, ठीक है। पासिंग द ब्लेम्स। अब पासिंग द ब्लेम के अंदर मैं यदि एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो आप ये बोल सकते हो, ब्लेम का मतलब समझ गए? दोष, ठीक है। पासिंग द ब्लेम यानी कि मैं अपनी खुद की गलती छुपाने के लिए या फिर मेरी खुद की कमी को दूर रखने के लिए मैं दूसरे पर दोष दे रहा हूं। यानी कि मैं बोलता हूं कि मैंने सबको सही समझाया, लेकिन बात यह थी कि मैंने ही नहीं समझाया, तो बच्चों को कहां से समझ में आएगा? समझे कि नहीं समझे? लेकिन मैंने अपना दोष दूसरे पर डाल दिया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है एम्स के एग्जाम के हिसाब से, एक बार एम्स ऋषिकेश, ठीक है, एम्स ऋषिकेश के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सर्जन है, उसने क्या की? परफॉर्म सर्जरी की, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि सर्जन ने सर्जरी करते टाइम पेट के अंदर क्या छोड़ दी? कई बार आपने देखा होगा गोज पीस छोड़ देते हैं, कैंची सीजर छोड़ देते हैं। समझे कि नहीं समझे बात को? तो उसके बाद उसने सारा ब्लेम किसके ऊपर डाल दिया? नर्स के ऊपर डाल दिया। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सर्जरी करने का काम किसका काम होता है? सर्जन का। समझे कि नहीं समझे बात को? लेकिन उसने सारा दोष किस पर डाल दिया? नर्स पर डाल दिया। समझे कि नहीं समझे बात को? अब बेचारी नर्स, समझे कि नहीं समझे? अब बेचारी नर्स क्या करे? समझे कि नहीं समझे बात को? तो अब क्या हुआ? उसने अपनी गलती या अपनी कमी, ठीक है, या फिर अपने दोष को किसी दूसरे पर प्रत्यारोपित कर दिया, उसे मैं क्या बोलता हूं? प्रोजेक्शन बोलता हूं। समझ गए बात को यहां तक? दूसरी, उसके बाद यदि एग्जाम्पल में ऐसा कोई भी नहीं बोलूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। समझे कि नहीं समझे बात को? जो यहां पर लाइन बोली जाएगी वो एक एक लाइन की कीमत आप सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे बात को? दूसरी, यदि मैं बोलूं तो एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल होने के बाद वो क्या करता? ब्लेम करता टू हिज टीचर पर ब्लेम करता है।
कि मेरे टीचर ने पढ़ा, अरे मामा जी मैं पास तो हो जाता लेकिन वो टीचर ही सही नहीं था। समझे कि नहीं समझ? या फिर बोल देगा कि मम्मी मैं जिस दिन से कोचिंग आया हूं, आप जैसे बोल दोगी कि मम्मी जिस दिन से कोचिंग मेरे तो बेरा है ना, खाना ही नहीं पच रहा। खाना ही कैसा है कि तो हवा ही समझ में नहीं आ रही। समझे कि नहीं? अरे तेरे को हवा से क्या मतलब है? तेरे को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। फौज में जब आदमी बॉर्डर पर जाता है तो वो खाने के लिए जाता है, देश की रक्षा के लिए जाता है। परिस्थितियां कैसी भी हो लेकिन फिर भी वो अपने आप को डांटे रखता है उन विषम परिस्थितियों में भी। ग्लेशियर का नाम सुना है? ठीक है, आजकल तो सभी लोगों को मालूम होगा। ठीक है, सबने यूट्यूब पर खूब वीडियो देखी होगी कि वहां पर 50 डिग्री से भी कम में टेम्परेचर रहता है, सियाचिन ग्लेशियर। वहां पर भी हमारे जो सीमा के जवान है वो डटे हुए रहते हैं। समझे कि नहीं समझे बात को? तो लेकिन क्या कर रहे हैं अब वो स्टूडेंट, फेल होने के बाद क्या बोल रहा है कि मम्मी मेरी हॉस्टल फैसिलिटीज सही नहीं थी, इसके कारण से मैं क्या हो गया, फेल हो गया। यानी कि उसने क्या कर दिया, अपने दोष दूसरे पर आरोपित कर दिए। यानी कि मैं खुद तो बच गया, मैं इसलिए दबाव दे रहा हूं इस बात के ऊपर क्योंकि इसी से संबंध में 3 चीजें संबंधित है, इसी टॉपिक से संबंधित है। समझे कि नहीं समझे बात को? एक लड़की कह रही थी सर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, बार बार रिलेशन नहीं बैठाना आता। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन कहाँ होता है, क्योंकि 3 चीजें आपस में जुड़ी हुई है। समझे कि नहीं समझे? उसको मैं आपको आगे क्लियरिफाई करूंगा जैसे जैसे वो टॉपिक आते रहेंगे। अभी तक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? आवाज पहुंच रही है सभी के पास मेरी? समझे कि नहीं समझ? ऐसे मेरे शब्द दम तो नहीं तोड़ रहे हैं आपके कानों पर पहुंचने से पहले? आत्महत्या तो नहीं कर रहे? ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में एक व्यक्ति है वो क्या करता है, एल्कोहल का इंटेक करता है। एक व्यक्ति एल्कोहल का इंटेक करता है। अब एल्कोहल का इंटेक करता है तो करने दो, बोले सर आपका क्या जाता है? समझे कि नहीं समझ बात को? जाता यह है कि पीता वह खुद है लेकिन नाम हमारा लगाता है। समझे कि नहीं समझ? जाता यह है कि पीता वह खुद है लेकिन नाम हमारा लगाता है कि मैं तो यार दोस्तों के साथ था, यार दोस्तों ने पिला दी मेरे को। तो समझे कि नहीं समझ? बल्कि स्मोकर कौन है, वो खुद है। समझे कि नहीं समझे बात को? ज्यादातर यही होता है। हॉस्टल जब बॉयज हॉस्टल या इधर उधर की देखते हो तो पापा ये तो मेरा नहीं है, दोस्त का है, वो होता नहीं है दोस्त रूम पे। समझे कि नहीं समझे बात को? तो ऐसे यहाँ पर जो एल्कोहल का पेशेंट है वो एल्कोहल इंटेक कर रहा होता है लेकिन वो क्या करता है, अपने पीयर ग्रुप्स पर, समझे कि नहीं समझे, पीयर ग्रुप्स पर पासिंग द ब्लेम्स कर देता है। उसे ही मैं क्या बोलता हूँ, प्रोजेक्शन बोलता हूँ। आ गई मैडम समझ में प्रोजेक्शन की परिभाषा अच्छे से? किसी को कोई दिक्कत? आगे चलूँ? ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन, यदि मैं यहाँ पर एक आइडेंट क्रिएट करूं तो आप एक सामने क्वेश्चन बहुत अच्छा क्रिएट हो सकता है, क्योंकि मेरी खासियत है क्वेश्चन कराना। ठीक है, कि एक व्यक्ति यदि एंटी सोशल पर्सनैलिटी से सफर कर रहा है या फिर ए पेशेंट ऑफ एंटी सोशल पर्सनैलिटी, विच टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म यूज बाई? एंटी सोशल पर्सनैलिटी है। ठीक है, अब एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से वह व्यक्ति है जो ग्रसित है, मान के चलो। ठीक है, तो वह कौन से टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म काम ले रहा है? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आंसर नहीं समझ में आ रहा? हाँ लड़की, अरे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, एक व्यक्ति पेशेंट है। अभी सुन ले मेरी बात, अब सिर्फ मैं बोलूंगा। समझे कि नहीं समझे बात को? अब कौन बोलेगा? सिर्फ भाई बोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके ठीक है, नेक्स्ट उसके, ये मूवियों से निकल करके आता है जो कुछ होता है। ईसीटी का जो ट्रीटमेंट है ओवर द कुक्स, नेक्स्ट वन फ्लू ओवर द कुक नेक्स्ट, ये यूट्यूब पर मूवी देखना, उसमें ईसीटी ट्रीटमेंट बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, अब साइकेट्रिक वाले हैं तो साइकेट्रिक चीजें देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद में मैं क्या बोल रहा था कि एक एंटी सोशल टाइप का पर्सनल डिसऑर्डर है पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है अपने पास में, तो वह कौन से टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म काम में लेता? फिल्म देखिए। ठीक है, उसमें देखा केजीएफ देखी? समझे कि कोलार गोल्ड फिल्म नहीं देखी फिल्म? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं देखी तो वो आपने कभी कोई पुरानी मूवी देखी जिसमें देखा होगा कि इसके कारण मैं खूनी बना? समझे कि नहीं समझे बात? इसके कारण मैं खूनी बना। आई बात समझ में? आप बोल रही मूवी देखो, आई बात समझ में कि इसके कारण मैं क्या बना, खूनी बना, या फिर इसने मेरे को 10 रुपए उधार नहीं दी थे इसलिए मैंने इसको उड़ा दिया। समझे कि नहीं समझे बात को? तो वो क्या कर रहा है, कौन से टाइप की डिफेंस में काम में ले रहा है? प्रोजेक्शन। आई बात समझ में? यही चीजें समझने की होती है। समझे कि नहीं समझे बात को? यही चीजें समझने की होती है। अरे एंटी सोशल का मतलब वो सोशल है, व्यक्ति सोशल नहीं रहा। अब वो कारण देता है कि मैं ऐसा गलत क्यों हुआ, अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो दूसरों पे दोष देता है।
समझे कि नहीं समझे बात को? जैसे आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि खाने का ब्रेड का टुकड़ा चुरा रहा होता है कोई, तो उसको पकड़ लेता है, समझे कि नहीं समझे बात को? तो फिर उसको बाद में एक्टर बना हुआ दिखा देते हैं, बोला मेरे को खाना नहीं मिला इसलिए मैंने लोगों के लिए यहाँ पर गौशाला खोल दी, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं दूसरे बारे में यदि बात करूं, नेक्स्ट उसके बाद में आपकी आती है कौन सी, सप्रेशन। अब इसको समझना कई बार पूछी जा चुकी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये शब्द अभी मैंने बोले दोनों, प्रोजेक्शन के रिगार्डिंग और सप्रेशन के रिगार्डिंग। तो जैसा आप सभी लोगों को पता होगा कि जब मैंने पॉजिटिव टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाई थी, ठीक है, तो पॉजिटिव टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म मैंने पढ़ाई थी, तो मैंने उसमें नाम लिखाया था एक रिप्रेशन, समझे कि नहीं समझे बात? मैंने क्या नाम लिखाया था, रिप्रेशन, जिसमें मैंने क्या नाम लिखाया था उसका, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, समझे कि नहीं समझे बात को? तो पॉजिटिव के अंदर जो अनकॉन्शियसली काम में ली जाने वाली डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी है, रिप्रेशन। बोल तो सही चौंच खोल, ठीक है, रिप्रेशन। नेक्स्ट उसके बाद में यदि अब यहां तो अनकॉन्शियस आ गई, नेक्स्ट उसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए कि कॉन्शियस रूप से काम में ली जाने वाली डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी है, आई बात समझ में कुछ? कॉन्शियसली काम में ली जाने वाली सिंगल वन टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज नोन एज सप्रेशन। समझे कि नहीं समझे बात को? कि कोई चीज वहां पर मौजूद है, अपन मिक्सी है, मिक्सी को चलाते हो, ठीक है, तो मिक्सी के अंदर कुछ भरा रहता है, ठीक है, तभी तो चलाते हो, खाली को थोड़ी चलाते हो, उसकी ब्लेड खराब हो जाएगी, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, प्रेस करते हैं उसको, ठीक है, सप्रेस करते हैं। तो ऐसा ही मीनिंग यहां पर सप्रेशन का है, यानी कि कॉन्शियस रूप से, कि कॉन्शियसली फॉरगेट आउट द ट्रॉमेटिक इवेंट या फिर इंक्रीज एंजाइटी करने वाली कोई भी कंडीशन। समझे कि नहीं समझे? यानी कि देखो मेरी बात सुनो, सप्रेशन का मतलब कुछ भी हो, ठीक है, मैं अभी समझाऊंगा। सबसे पहली बात तो ये कि सप्रेशन इज ओनली सिंगल टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज यूज्ड एज कॉन्शियसली। पहली बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी की सर अब सप्रेशन का मतलब क्या होता है, सप्रेस का मतलब क्या होता है, प्रेशराइज, प्रेशर करना, ठीक है, कि मेरे सामने वह चीज मौजूद है लेकिन फिर भी मैं जानबूझकर उस चीज को क्या कर रहा हूं, भुलाने की कोशिश कर रहा हूं। आ गई बात सर? मेरे दिमाग के अंदर अभी पता नहीं आपको कितनी टेंशन चल रही है, लेकिन फिर भी मैं उन सब चीजों को क्या करके, सप्रेस करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। समझे कि नहीं समझे बात को? लेकिन अभी वो क्या चीज है, कॉन्शियस रूप से, क्योंकि मेरा माइंड काम कर रहा है। समझे कि नहीं सर? रिप्रेशन में तो क्या था, वो धीरे धीरे चीजें कहां चली गई, अनकॉन्शियस माइंड के। जैसे कि एक बच्चे के पापा की डेथ हो गई, ठीक है, अब जब छोटा बच्चा था तो उस टाइम तो कॉन्शियस थी, लेकिन धीरे धीरे वो सब चीजों को भूल गया। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं यहाँ इसके एग्जाम्पल के बारे में यदि बात करूं तो आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, जैसे मैं मेरी खुद की कमी बताऊं कि मैंने मेरी लड़कियों के साथ में आज तक बहुत ज्यादा खतरनाक रिलेशनशिप रही है, मतलब कि उनके साथ में कभी भी मैं कमिटेड नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि हर बार लड़कियों ने कहीं ना कहीं मेरे को, जैसे मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक बार मैं बैठा था तो खाली फ्री बैठा था तो मैं कागज की नाव बना करके उड़ा रहा था क्लास के अंदर, तो एक लड़की वहां से उठ करके कहाँ चली गई, प्रिंसिपल के पास, अरे ठीक है, तो प्रिंसिपल के पास चली गई। तो चली जाने के बाद उस प्रिंसिपल ने मेरे को बहुत धोया, समझे कि नहीं समझे बात को, उस प्रिंसिपल ने मेरे को बहुत धोया, तो वहां पर मेरे लिए कौन आ गई, टारगेट लड़की, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद फिर मैं नर्सिंग के अंदर करने गया, ठीक है, तो नर्सिंग के अंदर भी मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई, तो वहां भी कौन सी हो गई, लड़की। फिर एक जगह मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो वह इंटरव्यू पे मेरे से बहस हो गई, तो वहां भी कौन सी मिली, लड़की। उसके बाद जब भी मैं कहीं लड़की को देखता हूं या फिर वो होता है तो मैं उनसे दूर भागने की कोशिश करता हूं, समझे कि नहीं समझे बात को। और शुरुआत में जब मैं पढ़ाने गया तो वहां भी पूरा बैच किसका था, लड़कियों का ही था। तो वहां के डायरेक्टर ने मेरे को इतना एफर्ट लगाया कि भाई आप रुको क्लास के अंदर, रुको क्लास के अंदर, रुको क्लास के अंदर, समझे कि नहीं समझे बात को। तो अब क्या हुआ कि जानबूझ करके मैं क्या है, अब उन चीजों को जब भी मैं देखता था फिर भी क्या करता था, उसको बुलाने की कोशिश करता था, समझे कि नहीं समझे बात को। आगे एक बात समझ में। दूसरी यदि मैं बात करूं तो अभी कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको यहां पर कोई पनिशमेंट दी जाए, समझे कि नहीं, या फिर अभी लड़की है मैं उसको 3-4 बातें सुना दूं, ठीक है, तो अब जब भी वो उन चीजों को याद करेगी तो उसकी एंजाइटी का लेवल इंक्रीज हो सकता है,
जैसे स्टूडेंट के साथ में खासकर होता है कि जब कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो टीचर उसको सुना देता है, लेकिन फिर भी वो उसको बाद में क्या करता है, क्लास के अंदर बैठा रहता है समझने की कोशिश, यानी कि वह जानबूझ करके उस परिस्थिति से दूर होने की कोशिश करता है। समझ रही है, खो गई कहीं, समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, सप्रेशन का मतलब। नेक्स्ट तीसरा यदि मैं बात करूं तो तीसरी यदि आपके सामने बात करूं तो एक रेप विक्टिम महिला, एक क्वेश्चन है कम से कम 90,000 रुपए का, ठीक है। व्हाट इज द टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज यूज बाय रेप विक्टिम? रेप विक्टिम के द्वारा कौन से टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म काम में ली जाती है? कौन से टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म? सप्रेशन टाइप की डिफेंस। क्योंकि यदि वो उस चीज को सोचती है तो वो क्या होता है, उसके अंदर एंजाइटी का लेवल इंक्रीज हो जाता है, फिर भी वह जानबूझकर उस चीज को भूलने की कोशिश करती है। आ गई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? समझ गए बात को? ठीक है, तो ये क्या थी आपकी सप्रेशन टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एट विच इज यूज एट कॉन्शियस लेवल। समझे कि नहीं? एट कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल पे काम में ली जाने वाली। अब मेरी बात सुनना, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि वह पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म बताइए जो कॉन्शियस रूप से काम में नहीं ली जाती है, अनकॉन्शियस रूप से काम में ली जाती है, रिप्रेशन। वह डिफेंस मैकेनिज्म का प्रकार बताइए जिसको कि जिसके अंदर आदमी व्यक्ति है जो अपने आप से भूलकर जानबूझकर भूलने की कोशिश करता है। सप्रेशन और कौन से टाइप की है? नेगेटिव टाइप की। समझे कि नहीं समझ बात? क्वेश्चन वहां ऐसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आरए के एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस 27 जून, उसके अंदर आया था क्वेश्चन विच इज नॉट फॉलोइंग टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। उनका मैं एक्सप्लेनेशन इन सभी को दे चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये क्या है आपकी कॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस लेवल के अंदर मैंने आपको बताया कि वह व्यक्ति जानबूझ करके कोशिश करता है भूलने की, जो कि उसकी एंजाइटी को इंक्रीज करने वाली वस्तुएं चीजें होती है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं आपको और आगे की तरफ ले चलूं इस डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर, तो आगे जाकर के आपको यही बताना है जो चीज आपको समझाई जाएगी, क्योंकि इन्हीं चीजों से आपका भला होने वाला है। इसके अलावा कोई भी चीज आपके काम में नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट जैसे आपने बहुत बार सुना होगा इसके बारे में और जानते भी है सभी लोग, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा? एंगर, यानी कि एक पर्सन, हाँ ठीक है, एक व्यक्ति है जो क्या करता है अपनी फीलिंग्स और अपने आइडियाज। शब्द को समझना, मैं पहले बोल चुका हूं कि मैं शब्द वही बोलता हूं जो जरूरी होता है। समझे कि नहीं समझे बात को? अभी आपसे पूछूंगा आंसर उसका, फिर मत बोलना सर ये कैसे हो गया। फीलिंग, आइडियाज, फीलिंग और आइडियाज को जब ट्रांसफर करता है कहां की तरफ? दूसरे किसकी तरफ? वेरी गुड, फ्रॉम मोर थ्रेटनिंग टू लेस थ्रेटनिंग। समझे कि नहीं समझे बात को? अब ठीक क्या है इसमें बता मेरे को, इसको एग्जाम्पल करके बता। एक बात बता, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट ने नर्सिंग ऑफिसर को डांट दिया तो वह अपना गुस्सा किस पर उतारेगी? पेशेंट में। समझे कि नहीं समझे? घर वाले पे उतारेगी? उतार सकती है, घर वाले पे गुस्सा उतारोगे तुम? 2 बजे छुट्टी से आएगी एम्स से और उसी को धो देगी, वो भी बच्चों पर उतारेगी, सब पे उतारेगी। समझे कि नहीं? पेशेंट पे उतारना नहीं गुस्सा कभी भी, समझे कि नहीं? वार्ड बॉय पे उतार सकती हो, डायरेक्ट पेशेंट पे जा रहे हो। समझे कि नहीं समझे बात को? मैडम कैसे कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है, फ्रॉम सीनियर टू सबऑर्डिनेट। समझे कि नहीं समझे बात को? मैं बोलने का जो मतलब है मेरा वो ये है, मैनेजमेंट का वर्ड है फ्रॉम सीनियर टू सबऑर्डिनेट, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो साइंटिफिक लैंग्वेज में पूछा जाएगा। समझे कि नहीं समझे? वहां पर ऐसे नहीं लिखी जाएगी लोकल लैंग्वेज में जवाब दीजिए। समझे कि नहीं समझे बात को? आपको साइंटिफिक लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए और बोलनी भी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एक पर्सन फीलिंग और आइडियाज ट्रांसफर करता है फ्रॉम मोर थ्रेटनिंग टू लेस थ्रेटनिंग, यानी कि जहां पर उसको अपना गुस्सा उतारने से या फिर अपने फीलिंग और आइडिया ट्रांसफर करने से उसको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। यानी कि जैसे आप लोगों ने खूब बारे में सुना होगा कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है वो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है, ठीक है। अब उसको उसके बॉस ने डांट दिया, ठीक है, बहुत प्रचलित एग्जांपल है, बहुत जगह आपने सुन रखा होगा, ठीक है, कि उसके बॉस ने उसको डांट दिया तो उसने क्या किया, या तो घर पे आकर के अपनी बीवी के ऊपर उस गुस्से को झाड़ दिया या फिर अपने बच्चों के ऊपर झाड़ दिया।
या फिर जैसे कि मतलब कि आपको क्या बताऊं कि एक बड़ा भाई है, ठीक है, सभी के घर में होता है और छोटा भी होता है, ठीक है, जिनका नहीं होता बहुत अच्छा होता है, छोटा होना बहुत खतरनाक चीज़ है, समझे कि नहीं समझ, बदकिस्मती से मैं भी छोटा ही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि बात करें तो बड़ा भाई है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि उसकी मम्मी उसको डांट देती है, उसकी मम्मी उसको डांट देती है, तो मम्मी के ऊपर तो गुस्सा उतार नहीं सकता, वो क्या करता है छोटे भाई के रूम में आया और वो बैठा हुआ रहता, उस पर 2-4 धरे और अपना गुस्सा शांत। अब छोटा भाई क्या करे, छोटा भाई ने अपने घर में जाकर के कुत्ते को डांट दिया, कुत्ते के ठोकर मार दी, अब कुत्ता क्या करे उसके पापा को खा गया, समझे कि नहीं, पापा ने फिर क्या करा मम्मी को कहा, समझे कि नहीं समझे बात को। तो ऐसे क्या आ रहा है, रोटेशन चल रहा है फ्रॉम सीनियर टू सबऑर्डिनेट, समझ गए बात को। यहां तक मैडम कहानी का आनंद मत लीजिए, समझने की कोशिश करिए, समझे कि नहीं समझे। ये रोचक कथाएं नहीं है, ये बहुत टिपिकल कथाएं हो जाएंगी जब आपको एग्जाम में नहीं बैठने आएगा, जब कुछ भी, समझे कि नहीं समझे। यहाँ बैठ करके अकबर और बीरबल की कहानी की तरह मत सोचो कि ये कहानियां सुनाई जा रही है, ये वो चीजें बताई जा रही है आपको, क्योंकि मैंने कई बार देखा और हमने भी दिया है, जब एग्जाम देते तो अपने को वो सारी चीजें याद नहीं रहती जो जरूरी होती है, अपने को वो सारी चीजें याद रहती जो जरूरी नहीं होती है, और अपने दिमाग में भी वही आइडियाज आते हैं जो जरूरी नहीं होते, समझे कि नहीं समझे बात को। तो इसलिए इतनी बातें बताई जा रही हैं, आप ऐसा नहीं सोचना कि आप सर कुछ भी बोले जा रहे हो, समझे कि नहीं समझे बात को। जो अगर नर्सिंग का स्टूडेंट होगा या फिर जो समझने की कोशिश कर रहा होगा तो उनको मालूम होगा कि इन बातों का मतलब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। अब दूसरी जो मैंने आपको बात बोली है, जो मैं सबसे ज्यादा जो बात बताऊं आपको इंपॉर्टेंट, वह क्या है कि आपको 3 वर्ड है जो, चलो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, पहले मैं और इनको क्लियर कर देता हूं। फैंटेसी, ठीक है, फैंटेसी का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, डे ड्रीम, समझे कि नहीं समझे, कौन सी, डे ड्रीमिंग। अक्षय कुमार की फिल्म देखिए, जब तक रहेगा समोसे में आलू, वो गाना है, क्या नाम उसका, अरे फिल्म का नाम, समझे कि नहीं समझा। उसमें वो क्या करता है, कादिर खान उससे कहता है कि तू 20 लाख 50 लाख कुछ कमा तो मैं मेरी बेटी की शादी तेरे से करा दूंगा, समझे कि नहीं समझा। लेकिन वो क्या सपने देखता, मामा अब तो मैं राजकुमार बनने वाला हूं, समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। तो यहां पर आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हो कि एक व्यक्ति अपने आप को सेटिस्फाई करता बाय द ड्रीमिंग्स, अपने आप को सपनों से सेटिस्फाई करता है। यानी कि जैसे आप हो अभी कई नर्सिंग ऑफिसर्स के सेमिनार के अंदर चले गए कि यहाँ पर सेमिनार चल रहा है, और उसमें मेरे जैसा कोई आ गया और उसने ज्यादा बातें बोल दी 3-4 कि आपको 70,000 की सैलरी मिलती है, आप फॉर्च्यूनर खरीद सकते हो, बढ़िया एप्पल का मोबाइल ले सकते हो, किसी लड़की के साथ अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो, समझे कि नहीं समझे बात को, आपको अच्छी ड्रेस मिलेगी, तो उसको तो इसी में उसके तो 4 चांद लग गए, ठीक है। अब वो ऐसे ही सोच रहा होगा वो तो, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि नर्सिंग ऑफिसर ऐसे ही थोड़ी बना जाता है। उसको पढ़ने उसको पास करने के लिए, एग्जाम को पास करने के लिए 3 घंटे एक जगह बैठना होता है, और 3 घंटों में 180 से 90 क्वेश्चन सही करने होते हैं, समझे कि नहीं समझा। और उन 180 से 90 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए 6 महीने पहले किसी कोचिंग में, अच्छी कोचिंग में बैठना होता है, समझे कि नहीं, जिसका नाम क्या होता है, GRV नर्सिंग इंस्टीट्यूट, समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। नमक खाओ तो दलाली नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं बात करूं डे ड्रीमिंग्स, तो डे ड्रीमिंग्स का मतलब है कि जैसे अभी आपने सोचा, अभी आपने देखा डिस्प्लेसमेंट के अंदर कि एक व्यक्ति को बॉस ने क्या किया, उसको गुस्सा किया, तो उसने अपने बच्चों को उतारा। लेकिन यदि यही बात मैं क्या कर रहा हूं कि वह व्यक्ति घर पर आकर के विस्पर करता है, यानी कि कानाफूसी करता खुद से ही, समझे कि नहीं समझ बात को, और सोते सोते क्या करता है कि मैंने मेरे बॉस को क्या कर दिया, सजा दे दी, मैंने मेरे बॉस को ही डांट दिया, समझे कि नहीं समझ। क्या हकीकत में है ऐसा, वो क्या कर रहा है, ड्रीमिंग्स देख रहा है, समझे कि नहीं समझे बात को। कहानी सुनिए मुंगेरी लाल के सपने, समझे कि नहीं समझे बात को, कि वो सपनों में ही अपने आप को राजकुमार समझ बैठता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं सपनों में बहुत बड़ा अमीर आदमी होगा, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मैं सर सपनों में अमेरिका घूम रहा था, समझे कि नहीं समझे बात को, मैं तो उस लड़की के साथ था, मैं तो उसके साथ था, मैं तो ये कर रहा था, मैं तो वो खा रहा था, मैं तो वहां घूम रहा था, समझे कि नहीं समझे बात को। तो ये सब क्या है, ड्रीमिंग्स है, वो एक्चुअली में वो चीजें उपस्थित नहीं है, लेकिन अपने आप को सपनों से वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, समझे कि नहीं समझे बात को। दूसरा, यदि मैं पहला मैंने बोला है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, रिच हो जाता है सपने में, दूसरा व्यक्ति क्या करता है कि अपने आप को क्या करता है कि मैं सोचता है कि मैंने अपने बॉस को सपने में सजा दे दी, समझे कि नहीं समझे बात को। तो ये क्या है, किसके एग्जाम्पल है, आपके डे ड्रीमिंग्स के, ठीक है।
यानी कि फैंटेसी के। अब अगर कोई व्यक्ति आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, एक पेशेंट है साइकेट्रिक वार्ड के अंदर भर्ती है, ठीक है, वह व्यक्ति नर्स से कहता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, ठीक है, और मैं ये अभी करके आया हूं, मतलब मैं सोते टाइम, मतलब जो भी आप शब्द को समझना वहां पर लिखा होगा, तो उसमें उस कौन से टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म पूछेगा, समझे कि नहीं समझे बात को, वो क्या बोलेगा, फैंटेसी। देखो मैं एक बात और बता दूं कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन में उस स्पेसिफिक टाइप का या फिर स्पेसिफिक टॉपिक का नाम दे करके पूछा जाएगा। हाँ, मैं वही बोलने वाला हूं, समझे कि नहीं समझे बात को, कि वहां थॉट ब्रॉडकास्टिंग, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, समझे कि नहीं समझे बात को। अगर वो इस टाइप की चीजें पूछेगा, ठीक है, तो वो आपको या तो क्वेश्चन में या आंसर में दे करके पूछेगा, समझे कि नहीं समझे। ऐसा कोई भी चीज नहीं पूछी जाती, हर चीज का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो आगे जाकर के आपको एक चीज और देखने को मिलेगी जिसका क्या नाम है, रिग्रेशन, समझे कि नहीं समझे बात को, जिसका क्या मतलब है, रिग्रेशन। अब यदि मैं बात है, क्या हो गया, रिग्रेशन बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने को मैं क्या बोलता हूं, आगे बढ़ने को मैं क्या बोलता हूं, प्रोग्रेशन, समझे कि नहीं समझे बात को। शब्दों के साथ जुड़ते तो होने, बस अपने उसमें लगे रहते हो चाचा चौधरी की कहानी में, समझे कि नहीं समझा। आगे बढ़ने को मैं क्या बोलता हूं, प्रोग्रेस करना, ठीक है, तो मैं उसे क्या बोल रहा हूं, प्रोग्रेशन। और पीछे जाता हूं, यदि मैं 15 साल का लड़का होकर के, समझे कि नहीं समझे बात को, और एक 5 साल के लड़के की तरह बिहेवियर करता हूं, तो ये मेरी प्रोग्रेशन है या फिर क्या है, रिग्रेशन। पहले तो वर्ड का मतलब समझो, समझ गए बात को। अब रिग्रेशन का मतलब क्या होगा, फ्लाइट टू चाइल्डहुड है। अरे तो सुन भी ले, मैं भी बोल रहा हूं, फ्लाइट टू चाइल्डहुड, फ्लाइट टू चाइल्डहुड। अब इसमें एग्जांपल 13 दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। फ्लाइट टू चाइल्डहुड यानी कि जब भी कोई टास्क या जब भी कोई काम आपको दिया जाए तो आप क्या करो, बच्चे की तरह व्यवहार करने लग जाओ, समझे कि नहीं। एक नर्स है, फीमेल नर्स है, कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया है, इंटर्नशिप चल रही है, ठीक है। अब लड़कियों के अंदर आपने खास करके देखा होगा, आता जाता कुछ है नहीं, समझे कि नहीं समझे बात को। ड्रेस बढ़िया पहन आती है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, बालों को अच्छे तरीके से कवर करके शेव करके आ जाती है, नर्स बन करके आ जाती है, ठीक है, लेकिन आता कुछ नहीं है, ठीक है। अब वो क्या करती है, पेशेंट के पास में जाती है आईवी कैनुला लगाने के लिए, समझे कि नहीं समझे बात को। अब वो आईवी कैनुला गलती से क्या हो गया, आउट। अब आउट तो किसकी गलती से हुआ, नर्स की गलती से, लेकिन उसने दोष क्या पेशेंट पर दे दिया, और फिर वहां क्या चिल्लाने और लग गई ताकि मैं बच जाऊं, समझे कि नहीं समझे बात को, समझे कि नहीं। करती है खुद ने भी, क्या होगा, तभी पता है, इतने कॉन्फिडेंस से जब भी बोल रही है, ठीक है। यानी कि एक नर्स क्राई, समझे कि नहीं समझे बात को, एक नर्स क्राई करने लग जाती है जब वह पेशेंट का एरर क्रिएट हो जाता है ड्यूरिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि एक नर्स है, वो पेशेंट को क्या कर रही है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, लेकिन उस टाइम कोई एरर प्रेजेंट रह गया और नर्स क्या करने लग गई, क्राई करने लग गई। तो उसके द्वारा अब नर्स अपनी गलती को छुपाने के लिए कौन से टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म काम में ले रही है, रिग्रेशन टाइप की, ताकि मेरे से कोई कुछ ना कहे, भाई पेशेंट ने हाथ हिलाया था, मेरा कोई दोष नहीं है, समझे कि नहीं समझे बात को। तो ये क्या है, आपकी रिग्रेशन टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट उसके बाद में यदि कोई भी व्यक्ति, या फिर आपको इसको अगर अदर इंक्लूड करो कहीं भी दूसरी जगह ले जा करके, कि जैसे आपने कई बार देखा होगा जब आपको 4th ईयर के अंदर रिसर्च मैनेजमेंट चलती है, ठीक है, 4th ईयर के अंदर नहीं चलती, ठीक है, तो आपको एक रिसर्च बनानी पड़ती है, ठीक है। अब जब रिसर्च का नंबर आता है तो आधे से ज्यादा लोग गायब हो जाते हैं, समझे कि नहीं। 40 बच्चों की क्लास में सिर्फ 4 ही लोग रह जाते रिसर्च के नाम से, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं कि, और फिर या फिर कभी आपने देखा होगा कि जब 15 अगस्त या 26 जनवरी पूरे भारत में मनाई जाती है, ठीक है, 15 अगस्त को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, वेरी गुड, 26 जनवरी को, हाँ, कईयों को तो ऐसे नहीं पता रहता है, ठीक है। एक जगह मैं पूछ रहा था कि क्या होता है, तो वो उल्टा बोल गई थी लड़की, ठीक है। तो अपने जब 26 जनवरी या 15 अगस्त से पहले रिहर्सल करवाते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है, तो लड़कियां तो अपने आप में भाग भाग करके नाम लिखा लेती है, समझे कि नहीं समझे। लेकिन लड़कों का जब नंबर आता है तो एक दूसरे के पीछे भाग जाते हैं, या फिर उस दिन कॉलेज में या स्कूल में नहीं आते हैं, समझे कि नहीं समझे बात को। तो वो क्या एक टाइप का क्या, हालांकि वो एक फोबिया है जिसको अपन बोलते हैं स्टेज फोबिया,
समझे कि नहीं समझे बात को। लेकिन ये क्या है, यहाँ भी उसको अपन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चों की तरह, सर नहीं 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 मेरा नाम मत लिखो, सर नहीं नाम मत लिखो। समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। नेक्स्ट उस, समझ गए इस बात को, फ्लाइट टू चाइल्डहुड। अब मान लो कि कॉलेज के अंदर कोई व्यक्ति 20 साल का है, और जब उसका नाम 20 साल के व्यक्ति को कोई डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। फिर भी वो 2 साल के बच्चे के थे, सर नहीं 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 वहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे होंगे, मैं कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं सबसे अच्छा, जो आपको सबसे प्रिय, सबसे अच्छा, ठीक है, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, समझे कि नहीं समझे बात को, डिनाइल, ठीक है। डिनाइल को पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सबको ही पता है, ठीक है। तो इसलिए इसने, ठीक है, डोंट वांट टू एक्सेप्ट रियलिटी, डोंट वांट टू एक्सेप्ट रियलिटी, यानी कि वह व्यक्ति रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है। आपका भाई है, सिगरेट पीते हुए किसी अंकल ने देख लिया, समझे कि नहीं समझे बात को, और वो घर पर आकर के कहेगा कि आपका बच्चा स्मोकिंग करते हुए मैंने देखा है, तो वो क्या कहेगा, नहीं नहीं मैं तो था ही नहीं, कोई और था, मैं तो पीता ही नहीं। समझे कि नहीं समझे बात को, मैं तो पीता ही नहीं। ऐसे ही अब इसको अगर मैं बात करूं कि आपके नर्सिंग में कैसे पूछा जाएगा, तो नर्सिंग में ऐसे पूछा जाएगा, सुन लेना बच्चा, याद रख लेना, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी चीजें एक बार ही होती है, बार बार नहीं होती, ठीक है। तो एक व्यक्ति है जिसको रेक्टल कैंसर डायग्नोसिस किया गया है, रेक्टल कैंसर डायग्नोसिस कराने के बाद वह दूसरे डॉक्टर का रेफरेंस लेना चाहता है। समझे कि नहीं समझे बात को, कि एक व्यक्ति है जिसको क्या कर दिया, इस डॉक्टर ने क्या बोल दिया कि भाई तेरे रेक्टल कैंसर प्रेजेंट है, लेकिन यह क्या बोल रहा है, डॉक्टर को कुछ आता ही नहीं है, मेरे तो रेक्टल कैंसर हो ही नहीं सकता। समझे कि नहीं समझा, मेरे तो रेक्टल कैंसर हो ही नहीं सकता, तो मैं क्या जा रहा हूं, दूसरे डॉक्टर के पास जा रहा हूं, और दूसरे ने भी डॉक्टर ने लिख करके बताया, तो फिर मैं तीसरे डॉक्टर के पास जा रहा हूं। तो इसे मैं क्या कहता हूं, शॉपिंग ऑफ डॉक्टर्स। समझे कि नहीं समझे बात को, मैं समझ गया था, इसे क्या बोलता हूं मैं, शॉपिंग ऑफ डॉक्टर की। पहले इस डॉक्टर के पास में आया, फिर इस डॉक्टर के पास में, फिर उस डॉक्टर के पास में, फिर उस डॉक्टर के पास में। अब ये सब डॉक्टरों के पास घूम ले तो भी इसको विश्वास नहीं हो रहा, और जब धीरे धीरे डॉक्टर से पास में जाता है तो डॉक्टर्स को भी पता लग जाता है कि पेशेंट क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो वो एक साइन लिखते हैं अपने कंसेंट लेटर पर, जिसे कौन सा साइन बोलते हैं, बोल ही मत करो, पिम पॉम साइन या पॉपअप साइन या पिम पॉम साइन उसको बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे बात को, इसका मतलब है कि जैसे ही कोई भी साइन वो बना करके देता है, ठीक है, ये साइन मान लो उसने बना दिया, ठीक है, तो अब जैसे ही डॉक्टर के पास में जाएगा, दूसरे के डॉक्टर के पास में, तो उसको देखते ही समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर की राइटिंग अपने को तो समझ में आएगी नहीं, मरीज को तो समझ में आएगी कि नहीं उसने क्या लिख रखा है क्या नहीं लिख रखा, ठीक है। तो वो देखते ही समझ में आ जाएगा कि भाई ये पेशेंट है, ये जगह जगह घूम रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई इसके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो डॉक्टर अपना टाइम वेस्ट उस पेशेंट के पीछे नहीं करेगा। समझे कि नहीं समझे बात को, पॉपअप साइन या पिंपो मेरे कंफर्म याद नहीं, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन उसको साइन बोलते हैं, पीछे ही शुरू है वो, ठीक है। तो वो क्या होगा कि जैसे जैसे डॉक्टर के पास में रेफरेंस लेता चला जाएगा, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि भाई ये लिखा है, दूसरे डॉक्टर ने लिखा है, ठीक है, तो वो जैसे जाएगा तो भाई बोल देगा हमारे यहाँ पर इसका इलाज नहीं होता है, तो टाइम भी बच गया डॉक्टर का, नहीं तो उसके साथ माथापच्ची करेगा। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि 10 डॉक्टर के पास गया तो उसके पास 10 डॉक्टरों जितना ज्ञान आ गया, क्योंकि 10 डॉक्टर को तो पहले ही मना कर चुका है कि तुम्हारी डॉक्टर ही खराब है, क्योंकि मेरे तो रेक्टल कैंसर हो ही नहीं सकता। समझे कि नहीं समझे बात को। दूसरा, यदि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज अब आप लोगों को निकल करके आ रही है, पहले तो ये समझ में आ गया कि रेक्टल कैंसर वाला रेक्टल कैंसर। नेक्स्ट, दूसरी जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल करके आ रही है कि एक लेडी जिसका व्यक्ति मर चुका है, एक पत्नी जिसका पति मर चुका है, लेकिन खाने के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ डिनर, ठीक है, वो क्या करती है, टेबल को खाली छोड़ती है। आई कि नहीं समझ में बात, आई कुछ समझ में बात, कि एक पत्नी, हाँ उसी के लिए, ठीक है, कि एक व्यक्ति है, ठीक है। अब मैं इसको कैसे समझाऊं, कि ऐसे भी समझा सकता हूं, यदि देखो जैसे अपन मान के चले कि एक लड़की है, ठीक, वो मैडम सॉरी क्या उसकी शादी हुई लड़की की, ठीक है, उसका हस्बैंड है जो मर गया, ठीक है। अब उसके बाद वो उस हस्बैंड उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन वह उसके गम को भुला नहीं पा रही। समझे कि नहीं समझ, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही कि मेरा आदमी है जो मर गया। समझे कि नहीं समझा, तो वो क्या करती है, जब भी खाना खाने के लिए बैठती है डिनर टेबल के ऊपर, तो वो क्या करती है, अपने पूरी फैमिली बैठ जाती है, लेकिन वो क्या बोलती है कि ये तेरे पापा की खाली जगह है।
यहाँ तेरे पापा ही बैठेंगे। समझे कि नहीं समझे बात को? वो फिल्म देखी मिस्टर इंडिया, समझे कि नहीं समझा? उसमें वो सीट खाली छोड़ देते, वो बोलता है तुमने ये सीट खाली क्यों छोड़ी कि यहाँ हमारे मिस्टर इंडिया बैठे हैं। समझे कि नहीं समझे बात को? या फिर और भी बहुत सारी आपने वो देखी चैन खुली की मैन खुली, समझे कि नहीं समझे बात को? जिसमें वो शतक मारता है, वो बॉल कैसे उठ करके जाती है। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एक लेडी स्टिल बर्थ को जन्म देती है। समझे कि नहीं समझे बात को? एक लेडी स्टिल बर्थ को जन्म देती है, लेकिन उसके बाद में मानने कोई तैयार नहीं है कि मैंने मरे हुए बच्चे को जन्म पैदा किया है। समझे कि नहीं समझे बात को? मैंने एक मरे हुए बच्चे को पैदा किया है। समझे कि नहीं समझ? अब ये 3 एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर बार रेक्टल कैंसर ही आएगा। सर आप तो रेक्टल कैंसर बोल रहे हो, समझे कि नहीं समझे बात को? ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति बार बार किसी बीमारी को रेफरेंस लेने के लिए एक से दूसरे डॉक्टर के पास में जा रहा है, या फिर बोल रहा है कि एक पेशेंट अपने डायग्नोसिस को आइडेंटिफाई करवाने के लिए एक के बाद एक डॉक्टर के पास में लगातार जा रहा है। समझे कि नहीं समझे बात को? या फिर ऐसे बोलता है कि शॉपिंग ऑफ डॉक्टर्स। समझे कि नहीं समझे बात को? या फिर एक लेडी है, उसका पति एक्सपायर हो गया, उसके बाद भी वो क्या कर रही है कि अपनी जो डाइनिंग टेबल है, डिनर टेबल है, उसको खाली छोड़ रही है। एक लेडी है, उसने स्टिल यानी कि जो मरे हुए बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद भी वह इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और सीधा सा एग्जाम्पल है कि आपके घर में सॉरी जो भी आपके जो आप लोग जाते देखोगे, ठीक है, कि मानते ही नहीं है। ठीक है, तो अब यदि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज यूज डिनाइल। क्योंकि देखो ये चीज कहां से संबंधित है? ये चीज संबंधित है आपके मेंटल लेवल से। तो पहले व्यक्ति क्या करेगा? ना, पहले माइंड के अंदर क्या लाएगा? ना। क्यूबुलर रोज की आपने 5 स्टेज पढ़ी है ग्रीफ की? क्यूबुलर रोज की आपने 5 स्टेज पढ़ी है? समझे कि नहीं? क्या नाम 5 स्टेज? जीएनएम बीएससी आप? जीएनएम, हाँ जी। 5 स्टेज के नाम बताओ। जीएनएम बीएससी? फिर तो बताना पड़ेगा, ये गलत बात है। हाँ जी, जीएनएम बीएससी, हाँ जी, हाँ जी। समझे कि नहीं? सर तो सुन गया था मेरे को। ठीक है, जरूरी थोड़ी हर चीज को रिप्रेजेंट करूंगा। कुबलार रोज ने 5 स्टेज दी थी किसकी? ग्रीफ की। समझे कि नहीं समझे बात को? कुबलार रोज के द्वारा 5 स्टेज दी गई थी किसकी? ग्रीफ की, जिसके अंदर जो क्या होगा? ठीक है, जिसके अंदर जो सबसे पहली जो उसने नाम दिया था वो क्या दिया था? डिनाइल। क्वेश्चन 1000 बार पूछा जा चुका है, 70 से 80 हजार बार। हाँ, 70 से 80 हजार बार पूछा जा चुका है। समझे कि नहीं समझे बात को? क्योंकि अब उसके पास पूछने को कुछ बचा ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे बात को? इसीलिए तो कहते हैं कि पुराने सोल्ड पेपर को रिपीट करते जाओ जो पूछे जा चुके। एम्स जोधपुर 2018 नर्सिंग ऑफिसर पेपर फर्स्ट, उस पेपर को कंप्लीट कवर कर लेना, उस पेपर में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एम्स जोधपुर 2018 नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट। समझे कि नहीं समझे? और उसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, जो बच्चा उसके 150 क्वेश्चन सही कर गया वो बच्चा कहीं नहीं रुकेगा। समझे कि नहीं समझे बात को? वो बच्चा कहीं नहीं रुकेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद, क्योंकि देखो मैंने उस दिन भी कहा था कि नर्सिंग वाले ही बता सकते हैं कि नर्सिंग में क्या हो रहा है। समझे कि नहीं समझे बात को? क्योंकि मैंने बीएससी नर्सिंग की है। समझे कि नहीं समझे बात को? तो आप कोई डॉक्टर आकर के यहाँ आपको नहीं बता सकता कि मैं आपके नर्सिंग के एग्जाम में क्या आ सकता है। वो आपको इससे ऊपर की चीजें पढ़ाएगा। समझे कि नहीं समझे? लेकिन जहां जो जरूरी वो नहीं पढ़ाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग एंड डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। समझ गए बात को? ये भी नाम याद होना चाहिए पूरा। ठीक है, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्ट। मैडम बोलने की कोशिश करो हर बार, ऐसे नहीं कहीं कमर में दर्द, कहीं दर्द, ऐसे क्यों करते हो? आपको याद हो रही सारी चीजें हैं? तो ये बता कि एक व्यक्ति के पास में पेट यहाँ पे दर्द हो रहा है। समझे कि नहीं समझे बात को? हंसने लग गई, मतलब समझ में नहीं आया। ठीक है, तो क्यूबुलर रोज ने कितनी स्टेज दी थी? 5 स्टेज दी थी। किसकी दी थी? ग्रीफ की दी थी। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सबका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है और आपको एग्जाम में कोई मदद नहीं करेगा, तो अपने तरफ से समझने की कोशिश करो। ये नहीं है कि पिंकी को समझ में आ गया तो मुझे भी समझ में आ गया।
समझे कि नहीं समझे मैडम? क्योंकि हर इंसान की परिस्थितियां अलग होती है, हर इंसान का समझने का तरीका अलग होता है, फैमिलियल इन्वायरमेंट भी अलग अलग होता है। समझे कि नहीं समझे? एक शादीशुदा लड़की का यहाँ पर बैठना कितनी जिम्मेदारियों से भरा काम है। समझे कि नहीं समझे बात को? और एक बिल्कुल एक साधारण लड़की का बैठना बिल्कुल एक लाइट, बिल्कुल पोलाइट वाला काम है। समझे कि नहीं समझे? हालांकि जिम्मेदारी दोनों के ऊपर एक जैसी होती है, उस पर शादी के बाद आई है, उस पर शादी से पहले आ गई। समझे कि नहीं समझे बात को? दोनों को आगे जाकर के जिम्मेदारी ही उठानी है। समझे कि नहीं समझे बात को? तो इसलिए अपना आईक्यू लेवल बढ़ा करके रखो। समझे कि नहीं समझे बात को? ऐसा नहीं है कि सर इसको समझ में आ गया तो मुझे भी समझ में आ गया, या इसको समझ में नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आया। जब तक आप ऐसी चीजें करते रहोगे तो अपने अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके रखोगे, आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे। और जिस दिन आपने ये कर लिया मुझे नहीं आ रहा तो मुझे ही नहीं आ रहा, और लोगों को आए चने, तो इसका मतलब आपके अंदर सीखने की ललक पैदा हो चुकी है। समझे कि नहीं समझे बात को? तो इसलिए फिर कह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि हमें सब पता रहता है किसको क्या समझ में आ रहा है, कौन क्या नहीं, कितना नहीं समझ में आ रहा है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक सच्चाई से एक ऐसी बात बता रहा हूं जो आपको बहुत जरूरी है। आपको आज समझ लोगे तो दोबारा यहां नहीं बैठना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट यहां पर दोबारा बैठे, चाहे वो देखो एग्जाम के अंदर 5000 पोस्ट होती है, ठीक है, मुझे मतलब नहीं है फर्स्ट रैंकिंग पे कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मुझे तो मतलब यह है कि मेरा 5000वीं नंबर पे सीट पे नंबर आ जाए, क्योंकि एक नंबर वाले की सैलरी कितनी है 70,000, और 5000 वाले की भी सैलरी कितनी है 70,000। एक नंबर वाले की भी पोस्ट क्या है नर्सिंग ऑफिसर, 5000 वाले की भी पोस्ट क्या है नर्सिंग ऑफिसर। लेकिन मेरा टारगेट क्या है नौकरी लगना, एम्स में लगना टारगेट है, किसी भी तरीके से टास्क पूरा हो जाए। समझे कि नहीं समझे बात को? अब चाहे मैं फर्स्ट आऊं चाहे लास्ट आऊं, से कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? तो हमेशा ये चीज याद रखो, जिंदगी में कभी भी डिमोटिवेट भी खुद से होते हो तो मोटिवेट भी खुद से ही होते हो। समझे कि नहीं समझे बात को? कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे तो 10 ही पोस्ट है तो मेरा नंबर नहीं आएगा। अरे दुनिया भर की पोस्टों से तेरा क्या मतलब? तेरे को तो खुद के लिए एक सीट चाहिए। अब आपने 20,000 रुपए दिए हैं, 25,000 रुपए दिए, आपकी सीट रिजर्व है कि नहीं है? अब आपको चाहे कोई भी आकर बैठ जाए, लेकिन आपको सीट जरूर मिलेगी। तो ऐसे अपनी सीट फिक्स कर लो एग्जाम के अंदर कि जीआरवी के अंदर मैंने एडमिशन ले लिया, इसका मतलब मैंने कहाँ फिक्स कर लिया अपनी सीट एम्स के अंदर। और रात घर पे जाकर के एम्स पर टास्क लगा दो कि ये एम्स मेरा है। समझे कि नहीं समझे? दुनिया भर में अपने राज्य भारत में कितने एम्स है 33 एम्स है। ये लगा लो कि ये एम्स मेरा है, बठिंडा मेरा है, दिल्ली मेरा है, पंजाब मेरा है, रोहतक मेरा, कोई सा भी एम्स, ऋषिकेश है, जो भी भोपाल रायपुर, ये एम्स मेरा, इसी में लगना है, मुझे से कुछ भी हो जाए। तब कहीं जाकर के जीने की और पढ़ने की ललक पैदा होती है मैडम। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में तो उसने क्यूबलर रोज ने कितनी दी थी स्टेज 5 स्टेज दी थी। तो उसने सबसे पहले क्या बताया था, मेंटल लेवल की असेस की बात करें तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति क्या करेगा ना करेगा। समझे कि नहीं समझे? पहले व्यक्ति क्या करेगा ना ही करता है। तो मोस्ट कॉमन रूप से सोसाइटी के अंदर काम में ली जाने वाली डिफेंस मैकेनिज्म क्या है डिनाइल। आ गई बात समझ में? ठीक है, या फिर मैं आपको एक बात बताऊं कि जब कभी आप देखते होगे सोसाइटी के अंदर अड़ोस पड़ोस में कोई कचरा डाल देता है, ठीक है, डाला आपने होगा, ज्यादातर महिलाओं की आदतें बता रहा हूं, समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, डाला आपने, नहीं मैंने तो नहीं डाला, समझे कि नहीं? फिर कारण देती है, अब यहीं से चीजें शुरू हो जाएगी। मैंने तो नहीं डाला, फिर कारण देती है, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म रेशनलाइजेशन। समझे कि नहीं समझे? और फिर क्या करती है, दोनों मिलकर तीसरे पर दोष थोपती है, कौन से टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म? बोल बोल जल्दी बोल, टाइम कम है। प्रोजेक्शन। समझे कि नहीं समझे बात को? कौन सी? प्रोजेक्शन। हर चीज का नाम होता है, हर चीज का इंपॉर्टेंस होता है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। समझे कि नहीं समझे बात? मैडम समझने की कोशिश कर, ठीक? अब इसको भी कट करना, हाँ सिखा दो मेरे को। ठीक है, मोस्ट कॉमन कौन सी है डिनाइल, समझ गए? उसके बाद कौन सी आपकी रेशनलाइजेशन, और नेक्स्ट उसके बाद क्या है आपकी प्रोजेक्शन। समझ गए बात को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं मैडम? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद में आपकी आती, ये हो गया कि डोंट वांट टू एक्सेप्ट रियलिटी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं आपके सामने एक और चीज क्लियर करता हूं तो यही चीज क्लियर करूंगा कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वह सोचता है कि मेरे दिमाग में किसी भी रूप में चाहे कैसे भी हो एंजाइटी नहीं रहनी चाहिए बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ रीजनिंग। ठीक है, यानी कि ओवर यूज ऑफ रीजनिंग करके कैसे भी करके मेरे माइंड में एंजाइटी नहीं रहनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे बात को? नो फीलिंग, नो इमोशन, बेस्ड ऑन फैक्ट।
समझे कि नहीं समझे बात को, कि मेरे माइंड के अंदर किसी भी प्रकार की एंजाइटी प्रेजेंट नहीं रहनी चाहिए। तो उस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को क्या बोलता हूं मैं, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। कि एक जो व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है वह मरेगा भी। समझे कि नहीं समझे बात को। अब इससे बड़ा कोई व्यक्ति किसी को क्या संतुष्ट कर सकता है, भाई मैं मर नहीं जाऊं कहीं, मैं मर नहीं जाऊं कहीं, मर नहीं जाऊं। समझे कि नहीं। तो दूसरा क्या बोलेगा, भाई जो आया है वो जाएगा भी, अब तू देख ले क्या करेगा। समझे कि नहीं समझे बात, जो आया है वो जाएगा भी, अब तू देख ले क्या करेगा। समझे कि नहीं समझे बात को। तो उसके अंदर कोई फीलिंग, कोई इमोशन खत्म हो गए बिल्कुल। एक बार आपने कभी नहीं सुना होगा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, तो जयपुर के अंदर एक लड़का पेपर देने के लिए आया था आर्मी की तैयारी करने के लिए। तो सुबह सुबह 2 डॉक्टर की लड़कियां थी, या पता नहीं 2 डॉक्टर नहीं थी, वो शहर के ऊपर गई थी अपनी नई गाड़ी लेकर के, ठीक है, कम से कम 40-50 लाख रुपए गाड़ी लेकर गई थी। तो उन दोनों ने उस गरीब आदमी को उड़ा दिया। समझे कि नहीं समझे बात को। और उसकी लाश उड़ करके, जैसे आपकी 3 फ्लैट की बिल्डिंग है, उससे 300 फुट दूर जाकर के गिरी। पुल के ऊपर था, ब्रिज के ऊपर, ब्रिज के ऊपर से उन दोनों ने उसको उड़ा दिया। अब उड़ाने के बाद उन लड़कियों का स्टेटमेंट क्या था कि मुझे नहीं पता, ले दे करके केस को रफा दफा करो, मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, कौन मरा या कौन जिया। समझ गए बात को। यानी कि उसके दिमाग में कोई एंजाइटी या कोई टेंशन उसके रिगार्डिंग नहीं रहनी चाहिए। समझ में बात आ गई, आ गई बात समझ में। अब किसी के माइंड में, आपके में भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं बात करूं, तो अब यहां जब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है कि एक पेशेंट जिसको डायबिटीज मलाइटस है, जो डायग्नोसिस किया गया है। समझे कि नहीं समझे बात को, जिसको डायबिटीज मलाइटस डायग्नोसिस किया गया है। अब डायबिटीज मलाइटस डायग्नोसिस करने के बाद वह नर्स से क्या कहता है कि मुझे क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए, और क्या चाहिए, स्वीट्स चाहिए। समझे कि नहीं समझे बात को, चॉकलेट चाहिए और स्वीट चाहिए, जबकि उस पेशेंट को पता है कि मेरे पास में क्या है, डायबिटीज मलाइटस प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस व्यक्ति के द्वारा कौन से टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म काम में ली जा रही है। तो सबसे पहले यहां पर जो आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो सबसे पहले जो यहां पर काम में ली जाएगी वो कौन सी ली जाएगी, डिनाइल। समझे कि नहीं, सबसे पहले जो काम में ली जाएगी वो कौन सी, डिनाइल, कि मुझे तो हो ही नहीं सकती। समझे कि नहीं समझे बात को। उसके बाद यदि हो भी गई, समझे कि नहीं समझे बात को, तो वो क्या कर रहा है, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा भी। समझे कि नहीं समझे। तो वो कौन सी चीज आ गई आपकी, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। आ गई बात समझ में, कुछ क्लियर हुई यहां तक, क्लियर। देखिए मेरा ऐसा कोई भी मानना नहीं है कि यहाँ पर आपने जीएनएम बीएससी कोई भी की हो। समझे कि नहीं समझे बात को, ऐसा किसी भी प्रकार का मानना यहाँ नहीं है, क्योंकि सबके पास सिमिलरिटी यहाँ पर प्रेजेंट है। आपको समझना होगा, बहुत सारे लोग जीएनएम के भी आज अपने आप को बहुत बड़े बड़े एम्स के अंदर पोस्टेड किए हुए हैं। समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। लेकिन बस ये है कि जो समझेगा वो आगे बढ़ेगा। समझे कि नहीं समझे बात को मैडम। अब कोई ये समझेगा कि भाई मैं तो अब नहीं तो दोबारा हैं, नहीं तो तिबार है, तो ऐसे तो भाई 30 साल तक 35 साल तक चांस लेते रहो। लेकिन क्या दिन वो कभी आएगा कि जिस दिन मैं अपने इस स्टेशन पर गाड़ी को रोक दूंगा, लोग बोलते चांस लेता रहे, चांस लेता रहे, चांस लेता रहे। कितना लेगा चांस, समझे कि नहीं समझे, कितना चांस लेगा, कहीं तो रोकेगा अपने आप को, चांस ही लेता रहेगा, 35 साल तक लेता रहे चांस। समझे कि नहीं समझा। फिर क्या करेगा, परिस्थितियों बदल देगा, यार उस वजह से मैं मां बन गई थी, इस वजह से नहीं पढ़ पाई। समझे कि नहीं समझे बात, मेरी शादी हो गई थी, इस वजह से नहीं पढ़ पाई। मैं बता दिया ना, 40 साल तक भर सकती है, जनरल में, ओबीसी में बता ना, कास्ट बता, एससी में है ना, 40 साल तक भर सकती है। बस बहाल तो बात करती है जब देखो। समझ गए बात को, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं आपके सामने कुछ और चीजें क्लियरिफाई करूं, ठीक है, आपका बच गया क्या, कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या बच गया, कन्वर्जन। कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को या साइकोलॉजिकल सिम्टम प्रॉब्लम्स को किसके अंदर प्रोड्यूस करना, फिजिकल सिम्टम्स के अंदर प्रोड्यूस कराना, फिजिकल सिम्टम्स के अंदर। कि एक लड़की है, ठीक है, अब एक लड़की है, उसको पता है कि वो पढ़ी नहीं, ठीक है, तो क्या करती है, अब उसके दिमाग में क्या हो गई, टेंशन, और इसके कारण से उसको क्या आ गया, हेडेक, फीवर, चक्कर आ गए, फैल गई एग्जाम के अंदर। समझे कि नहीं समझे बात को। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम किसके अंदर शो करना, अपने फिजिकल सिम्टम्स के अंदर। एक लड़की है, ठीक है, या फिर कोई भी आदमी, जैसे आपको बताऊं कि एक
डर लगता है ब्लड से नर्स को, समझे कि नहीं समझे बात को। अब वो ब्लड को देख करके डर गई, अब डरने के बाद वो क्या हो गई, बेहोश हो गई, फैल गई वहाँ, समझे कि नहीं समझे बात को। अब ये मत कहो ना सर वो फोबिया है, समझे कि नहीं समझे, हिमेटोफोबिया, समझे कि नहीं समझे बात को, ब्लड से डर लगता है, हिमेटोफोबिया बोलते हैं जिसको, ठीक है, साइकोलॉजी। इसलिए अब समझ में आया आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही थी मेरे शब्द समझने में शुरुआत में, ईसीटी के रिगार्डिंग है कोई भी, क्योंकि सब लोगों के जीएनएम में इतना पढ़ाया तो नहीं होगा। ऐसा क्या है, देखो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा, क्योंकि देखो आजकल तो रिसोर्सेज सारे उपलब्ध है, बच्चे के अंदर खुद के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को फिजिकल सिम्टम्स के अंदर प्रोड्यूस करना, कि जैसे किसी व्यक्ति को एग्जाम है कल सुबह, ठीक है, अब एग्जाम है तो उससे पहले उसके जब सुबह उठेगी तो क्या कहेगी, मम्मी मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, समझे कि नहीं समझे बात को। तो ये क्या है आपका कन्वर्जन, समझ गए बात को, ठीक है। नेक्स्ट सप्रेशन के अंदर मैं यदि एक एग्जांपल और बताऊं आपको जो मेरी याद आ गया, कि सप्रेशन के अंदर एक व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपने इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, समझे कि नहीं समझे बात को, इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, लेकिन रात को उसने बात करी थी किससे, मैडम से, समझे कि नहीं समझे बात को, रात को उससे बात की थी मैडम से, ठीक है। अब बात करते करते उसने कोई टॉपिक छेड़ दिया कि आपने मेरी ड्रेस में ये कलर खराब दे दिया, कुछ कर दिया, वो बहस करने लगी। लेकिन लड़के को पता है कि यदि तू इससे बहस करेगा तो तेरा इंटरव्यू क्या जाएगा, खराब जाएगा, तो वो जानबूझकर कहता है मोहतरमा बाद में बात करेंगे, मैं अभी बिजी हूं, समझे कि नहीं समझे बात को। हाँ, अब एक को इग्नोर करता है नहीं करता है, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दे, कि वह व्यक्ति क्या करता है, जानबूझकर ऐसी अराउजिंग कंडीशन से दूर होने की कोशिश करता है। अब किसको इग्नोर किया, किसको अराउज किया उसने, वो क्या कह रहा है, जहां उसको प्रॉफिट दिख रहा है, समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। दूसरा, अब आपने कई बार देखा होगा कि लड़ाई होती है कॉलेज के अंदर, यूनियनबाजी होती है, या लड़कियों में भी होती है, बहुत सारी की तरीके की चीजें, लड़कों से ज्यादा लड़कियों में लड़ाई होती है, समझे कि नहीं समझे बात को। तब क्या होता है, लेकिन क्या होता है कि जब एग्जाम होता है, जब पता नहीं अचानक से दोनों में कहां से सद्बुद्धि आ जाती है, और जब बात मालूम होता है कि इसके रोल नंबर मेरे आगे है, इसके रोल नंबर मेरे से पीछे है, जब पता नहीं कहां से सद्बुद्धि आ जाती है, दोनों सगी बहन से भी ज्यादा प्रेम हो जाता है दोनों, समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। तो अब क्या है, अब दोनों को डर सता रहा है, क्योंकि पढ़ने में ये होशियार है, अब कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, अब मेरी तो इससे बनती नहीं है, अगर बनेगी नहीं तो एग्जाम में मेरे को टिपाएगी नहीं, और टिपाएगी नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, समझे कि नहीं समझे बात को। तो इसलिए फिर उससे उसको खाना लेकर के आती है, उसका ध्यान रखती है, उसके साथ जाती है, उसको छतरी छाता दिलाती है बारिश के अंदर, समझे कि पकड़ करके ले जाती है, समझे कि नहीं समझे बात को। तो ये क्या है, एक टाइप का आपका सप्रेशन टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एग्जाम्पल है। आ गई बात समझ में, कि एग्जाम से पहले दो लोगों के बीच में जो झगड़ा था, या फिर आप समझो कि एक व्यक्ति है जो रास्ते में आ रहा था एक नीट एग्जाम देने के लिए, एम्स का एग्जाम देने के लिए, समझे कि नहीं समझे बात को, और रास्ते में बाइक से आ रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, वहां झड़प भी हो गई, लड़ाई झगड़ा भी हो गया, ठीक है, उसको चोट भी लग गई। अब वो एग्जाम के अंदर बैठ रहा है, तो क्या वो शांति से एग्जाम दे पाएगा। अब वो जानबूझ करके उस मैटर को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दिमाग क्या कह रहा है, अभी तो तू उसको भूल, अभी तो चीज जिस पे फोकस करना है उस पे फोकस कर, समझे कि नहीं समझे बात को। अब तो क्लियर हो गया बिल्कुल, ठीक है। सप्रेशन पर ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि कन्वर्जन के बारे में समझ गए कि साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है आपको फिजिकल सिम्टम्स के रूप में प्रोड्यूस करना, इसे मैं क्या बोलता हूं, कन्वर्जन टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, एंड दीज आर द फॉलोइंग आर द नेगेटिव टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। आप जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर ये निकल करके आ रही है कि सर अब कुछ क्वेश्चन तो मेरी बात सुन, रिएक्शन फॉर्मेशन नाम सुना है, ठीक है, और अनडूइंग नाम सुना है। अब अनडूइंग का मतलब क्या होता है कि प्रीवियसली अनअक्सेप्टेड बिहेवियर को एक्सेप्टेड बिहेवियर के अंदर कन्वर्ट करना, एक बात। दूसरी यदि मैं बात बोलूं कि रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि टू एक्सप्रेशन ऑफ अपोजिट फीलिंग, ये टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म कौन से पेशेंट के द्वारा फॉलो कराई जाती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, ओसीडी वाला जो पेशेंट है उसके द्वारा ये टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म काम में ली जाती है। अब कैसे, कि आप किसी व्यक्ति को मना कर रहे हो कि भाई बार बार हाथ नहीं धोने, समझेगा नहीं, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि भैया सीधे बैठो सीधे बैठो सीधे बैठो, समझेगा नहीं समझे बात को, तो आपको गुस्सा आएगा, समझेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, अपोजिट फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो, एक बात। दूसरी कि यदि आपने इसके हाथ लगाया, ठीक है, तो जैसे अभी आपको पता है कि स्टेशन रेलवे फाटक पर रेलिंग्स को उनको ना छुए, भारत सरकार ने बहुत बड़े जोर शोर तरीके से प्रचार किया था,
समझे कि नहीं समझे बात को? पब्लिक प्लेस पर वस्तुओं को न छुए। अब कई आदमियों के दिमाग में क्या हो गई, टेंशन हो गई, किसी ने यहाँ हाथ लगाया तो भी सैनिटाइजर उठाया, छिस छिस करने में लग गए। समझे कि नहीं समझे बात को? या फिर कई लोगों के अंदर देखा होगा आपने, पब्लिक टॉयलेट यूज नहीं करते। समझे कि नहीं समझे बात को? पब्लिक टॉयलेट बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। ठीक है, तो ये सब टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म कौन से पेशेंट के द्वारा काम में ली जा रही है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले पेशेंट के द्वारा काम में ली जाती है। आई बात समझ में कैसे ली जाए? अब कभी क्वेश्चन आ जाए कि विच टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज फॉलोड बाय या फिर यूज बाय द ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस पेशेंट, तो क्या नाम देना है आपको? रिएक्शन एंड अनडूइंग। अब अगर एक नाम दे रखा हो तो उसमें से एक, समझे कि नहीं, और एक ही देगा। समझे कि नहीं समझे बात को? दूसरी यदि मैं बात करूं आपके सामने कि एक व्यक्ति है, कौन सा क्वेश्चन था वो? हाँ, एक व्यक्ति क्या करता है? एल्कोहल का इंटेक करता है, एल्कोहल का इंटेक करता है। तो एल्कोहल का इंटेक करने के बाद नर्स उससे पूछती है कि तू क्यों इस टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म काम में लेता है। एक पेशेंट एल्कोहल पेशेंट है, जो एल्कोहल वाला पेशेंट है जो एल्कोहल इंटेक करता है, ठीक है। तो नर्स, व्हाट इज द असेस बाय नर्स टू ऑब्जर्व द यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। देखो हिंदी में बोलता हूं, एक पेशेंट है जो क्या है? एल्कोहल का है। अब उसके द्वारा डिफेंस मैकेनिज्म क्यों काम में ली जा रही है? नर्स असेस कर रही है, तो उसका जवाब क्या होगा? हैं? अरे तुम समझ ही नहीं रहे क्वेश्चन। एक पेशेंट है किसका? एल्कोहल का। अब नर्स उससे पूछ रही है, ठीक है, कि भाई नर्स, अब वो पेशेंट क्या कर रहा है? डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है। तो नर्स उस देखना चाहती है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज क्यों कर रहा है। समझ? वेरी गुड। समझे कि नहीं समझे बात को? कि डिफेंस मैकेनिज्म का यूज वह क्यों कर रहा है? टू प्रोटेक्ट सेल्फ एस्टीम, यानी कि अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए। मैं पहले बोल चुका हूं कि अब कोई व्यक्ति डायरेक्टली बोलेगा, समझे कि नहीं समझे? क्या आप शराब पीते हो? क्यों कोई व्यक्ति बोले आपसे सीधा बोले, तो क्या आप मेरे से कोई पूछे कि सर आप शराब पीते हो, तो मैं क्या बोल, नहीं 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 मैं तो नहीं पीता। अब उससे क्या होगा? आप लोगों के सामने इज्जत हो गई कि सर शराब नहीं पीते, सर तो बढ़िया आदमी। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है। या फिर सर आप मांसाहारी हो, समझे कि नहीं? कोई भी ऐसी सवाल जिसमें व्यक्ति डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, समझे कि नहीं समझे बात को? तो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करने के अंदर पीछे पर्पज क्या है? टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एस्टीम। आई बात समझ में कुछ है? रेशनल कर रही थी। और कहाँ करूँगा क्वेश्चन? कहाँ लेके जाऊँगा? चंडीगढ़ लेके जाऊँगा? अरे तुमसे ज्ञानियों से भिड़ने में कुछ अलग ही मजा है। पूर्व ज्ञानी से मिलो तो कुछ अलग मजा है, अर्ध ज्ञानी से मिलो तो कुछ भी मजा नहीं है। समझे कि नहीं समझे? संपूर्ण ज्ञानी से मिलो तो मजा ही मजा है, और अर्ध ज्ञानियों से मिला है तो बहुत बड़ा सजा है। वही तो कह रहा हूँ, मेरे को खुद कई बार तो खुद के पढ़े हुए पर शक होने लगता है मेरे को। या आप लोगों के सामने तो मैं अपना इंटरव्यू देने आता हूँ कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ, पढ़ाने में लायक हूँ या नहीं हूँ। एक प्रोफेसर साहब तो चुप ही बैठे हैं। ठीक है, तो भैया ये आपके क्या थे। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं आपके सामने एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि एक एल्कोहलिक वाले पेशेंट के द्वारा
कौन कौन से टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म काम में ली जाती है, समझे कि नहीं समझे बात को। तो पहले कौन सी ली जाएगी, डिनाइल, दूसरा आपका रेशनलाइजेशन, और तीसरा आपका प्रोजेक्शन। समझ गए बात को। डिनाइल का मतलब मैं नहीं पीता, समझे कि नहीं समझ बात। रेशनल की मैं इसके कारण से पीता हूँ, और दूसरा प्रोजेक्शन का मतलब वो अपने परिवार पर दोष देता है कि मेरे परिवार के लोग मुझे तंग करते हैं इसलिए मैं शराब पीता हूँ। वो तो हो गया कारण, समझे कि नहीं समझे बात को। अब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि वही परिवार वालों के लोगों को तंग करता हो, ऐसा हो सकता है कि शराबी लोग के परिवार को शराबी, जैसे कोई शराब व्यक्ति पीता है, ठीक है, और उसके परिवार वाले उसको परेशान करें, बल्कि ऐसा होगा कि शराबी व्यक्ति उस पूरे परिवार को परेशान करे, समझे कि नहीं समझे बात को। तो ये सभी प्रकार करके आपका डिफेंस मैकेनिज्म एक प्रकार का एक टॉपिक कंप्लीट होता। लिख, रेशनलाइजेशन, सबलिमिशन, सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंस, आइडेंटिफिकेशन और रिग्रेशन, रिप्रेशन, समझे कि नहीं समझे बात को, इंट्रोजेक्शन और कंपनसेशन, ऋतु आरएसएस, ऋतु आरआईसी, और ये क्या है, आईपीएस डीएफआरडीसी, समझ गए बात को। तो ऐसे करके आपका दो टॉपिक कंप्लीट होते, एक ईसीटी का और एक डिफेंस मैकेनिज्म का। यहां तक अभी तक इन दोनों टॉपिक में किसी को कोई समस्या है तो बता सकता है। अरे नहीं हुआ ना, कंप्लीट ये उसमें रह क्या रहा है, बता क्या, नर्सेज रोल बता दिए, सारी चीजें बता दी, और क्या रहेगा। हाँ, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है, देखो, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, आप कोई काम करते हो, समझे कि नहीं समझे बात को। महिला, आप कोई काम करते हो, अब उस काम को करने के बाद आपको कोई एंजाइटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब उस एंजाइटी प्रोड्यूस होने के कारण आपके किस में चली जाती हो, स्ट्रेस के अंदर, एंजाइटी के अंदर, डिप्रेशन के अंदर, समझे कि नहीं समझे बात को। आप कोई ऐसा काम करते हो जिसको करने के बाद आपके अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन आप क्या चाह रहे हो कि मैं कोई भी ऐसा काम करूं, समझे कि नहीं समझे बात को, या कुछ भी करूं तो जैसे मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूं, समझे कि नहीं समझे बात को। अब पढ़ाते टाइम मेरे पास एंजाइटी भी मौजूद हो सकती है, समझे कि नहीं समझे, बहुत सारी चीजें मेरे अंदर प्रेजेंट रहेगी, लेकिन मैं उन सब चीजों को दूर करके, समझे कि नहीं समझे, जो भी होगा जैसे भी होगा देखा जाएगा, समझे कि नहीं समझे बात को। अब गलत पढ़ाऊं, सही पढ़ाऊं, किसी को समझ में आए नहीं आए, कुछ भी आए, जो भी होगा देखा जाएगा, समझे कि नहीं समझे। अभी जैसे आपके घर, सॉरी, कहीं पर भी किसी की डेथ हो जाती है, समझे कि नहीं समझे बात को, तो मरने के बाद लोग क्या कहते हैं कि भैया जो आया जाएगा भी, समझे कि नहीं समझो, ढांढ सा बनाने के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं कि माइंड के अंदर से किसी भी तरीके से एंजाइटी को खत्म करना चाह रहे हैं, ताकि क्योंकि एंजाइटी खत्म होगी तो वो सोसाइटी के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर सके, समझ गए बात को। तो ये क्या है आपका इंटेलेक्चुअलाइजेशन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आप तो दो टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ईसीटी के, और दूसरा कौन सा, डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट उसके बाद में जो आपका टॉपिक जो शुरू होता है, हाँ कहीं जाना है, बस तो बैठ सकती है आराम से, हैं भाई, समझ में आ रहा है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, दिक्कत तो नहीं है, कोई है तो बता दो, पक्का। हाँ तो रिवीजन तो आप नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो 20,000 और दे देना एक बार, फिर मैं करा दूंगा, समझे कि नहीं समझे बात को। कोई नहीं, एक बार कोशिश करोगे ना घर जा करके, ठीक है। पहली बात तो मैं कोशिश खुद से ही नहीं छोड़ता कि आपको घर पे जा करके पढ़ने की कोशिश जरूरत पड़े, क्योंकि मैं खुद ही इतना टाइम और इतने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको सभी को सही से समझ में आ जाए, और कोशिश में छोड़ता ही नहीं कि कोई कंफ्यूजन रहे, समझे कि नहीं समझे बात को, क्योंकि वो काम अपन करते नहीं जो आता नहीं, वही काम करते जो आता है, समझे कि नहीं समझे बात को। दूसरा, अब यदि आप अपने जो साइकेट्रिक के अंदर जो अलग टॉपिक है, जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म है और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, ये टॉपिक आपको कंप्लीट कराने के बाद अब अपन अपने को डिसऑर्डर की तरफ आगे बढ़ते हैं, समझे कि नहीं समझे बात को। तो डिसऑर्डर्स की तरफ जब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैं डिसऑर्डर में बताने से पहले, डिसऑर्डर का एक्सप्लेनेशन देने से पहले, मैं आपको डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन देना चाहूंगा, समझे कि नहीं समझे बात को, कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, समझे कि नहीं समझे बात को, कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, की मेंटल डिसऑर्डर कितने टाइप के होते हैं और उनको कैसे कैसे क्लासिफाई किया है और किस किस के द्वारा क्लासिफाई किया गया है,
समझे कि नहीं समझे बात को। तो मैं यहाँ पर हेडिंग अब जो आपके सामने लिखूंगा, ठीक है, ये हेडिंग भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये नाम जब मैं बोलता रहूंगा आगे चलता रहूंगा इस क्वेश्चन, क्योंकि देखो साइकेट्रिक का बहुत बड़ा सिलेबस होने को है, लेकिन अभी तक इसमें से बहुत कम चीजें पूछी जाती है। जैसे फार्माकोलॉजी अपने से सिर्फ क्या पूछा जाता है, DOC ड्रग ऑफ चॉइस, समझे कि नहीं समझे, रूट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, अपने से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पूछी जाती, अपन से सिर्फ इजी वे के अंदर फार्माकोलॉजी पूछी जाती, सॉफ्ट वे के अंदर, समझे कि नहीं। ऐसे ही साइकेट्रिक के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी तक अपन से सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स, समझे कि नहीं समझे बात को, सुपरफिशियल चीजें पूछी जा रही है कि उस पेशेंट के अंदर क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, उस डिसीज के अंदर अपने को क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, समझ गए बात को। तो मैं यहां पर हेडिंग डालूं क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अब मेंटल डिसऑर्डर के क्लासिफिकेशन के बारे में मैं बात करूंगा, और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये क्लासिफिकेशन मैं आपको पढ़ाऊं वो आपको यही याद हो जाना चाहिए, समझे कि नहीं समझे बात को, क्योंकि क्लासिफिकेशन में यदि आपको पढ़ाऊं तो वो आपको यही याद हो जाना चाहिए, समझे कि नहीं समझे बात को, क्योंकि लिख तो आप घर भी जाकर के फिर भी लिख लोगे अगर याद हो गया तो, एक बार यहां याद हो गया ना फिर दोबारा कहीं याद करने की लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे कि नहीं समझो। तो क्योंकि देखो अपने यहां पर ऐसी चीजें होनी चाहिए कि पढ़ूं में इतना सा समझ में इतना सारा है, समझे कि नहीं समझा। लड़की सीधी बैठ, कविता, क्या नाम तेरा, मोनिका, अरे तेरे से ही कह रहा हूं, क्या नाम चश्मे वाली। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मालूम है कि पूरे देश के अंदर, समझे कि नहीं समझे, किसकी बातें मानी जाती है हेल्थ के रिगार्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या नाम देता हूं मैं, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी कहां पर जिनेवा के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, समझे कि नहीं समझे बात को। और ये कब डिस्कवर हुई, 1948, अप्रैल 1948 के अंदर, समझ गए बात को। WHO के बारे में ये तीन चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। और कई बार आप जब कभी एग्जाम के अंदर जाओ, सेंट्रल लेवल के एग्जाम के अंदर, तो WHO के प्रेसिडेंट का नाम भी याद करके चले जाना, समझे कि नहीं। और एक तो वो याद करके चला जाना और एक दूसरा याद करके चले जाना कि इंडिया के अंदर WHO का कौन मेंबर है, इंडिया के अंदर WHO का मेंबर कौन है। वैसे होने को तो अपना हेल्थ मिनिस्टर ही होता है, समझे कि नहीं समझे बात को, क्योंकि पूरे विश्व की संस्था है तो एक एक देश का एक ही आदमी लिया जाएगा, समझे कि नहीं। और एक देश के अंदर एक ही हेल्थ मिनिस्टर होता है, किसका, सेंटर का, समझे कि नहीं समझे। अब हर्षवर्धन नहीं है, समझे कि नहीं। अब कौन है, मारेगी तू, अब कौन है हेल्थ मिनिस्टर भारत का, अनिल विज, हरियाणा का नहीं पूछ रहा मैं, इसको है ना पकड़ करके और उसके दिमाग को हिलाओ देश के बारे में। अरे बहुत टाइम पहले चेंज हो गया, कुछ टाइम पहले। मनसुख मांडविया। अरे तो आप जो क्वेश्चन आएगा वो यही पूछा जाएगा कि प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर कौन है। अब तेरे से ये पूछा जाएगा 2 महीने पहले कौन था या 4 महीने पहले कौन था। तो चेंज हो गए वही याद रखना है, जो हो गए चला ही गए उसका कोई याद रखेगी, ठीक है। WHO के बारे में यदि बात करें तो WHO ने क्या दिया था, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, समझे कि नहीं समझे बात को, जिसको क्या नाम से जानते हैं अपन, ICD, इंटरनेशनल, पूरा नाम भी याद रख लिया करो, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस। डिसऑर्डर तो बच्ची है कि स्पेसिफिक चीज हो जाती है, समझे कि नहीं समझे बात को। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज, ये किसके द्वारा दिया गया था, WHO के द्वारा। कौन से सन के अंदर, 1948, 1980, 1912, 1912 के अंदर, 1912 के अंदर भारत के अंदर,
समझे कि नहीं समझे बात को? WHO ने कब बताया था? 1992 के अंदर बताया था। इन्होंने क्या किया था, देखो पहले क्या था, सबसे पहले जो मेंटल डिसऑर्डर्स का जो क्लासिफिकेशन था वो क्या किया गया था, कुछ अलग लोगों के द्वारा दिया गया था। लेकिन आपको पता है कि एक बड़े आदमी के सामने छोटे आदमी की कोई औकात नहीं होती है, तो उसने कहा कि या तो तुम मेरे को ये बेच दो क्योंकि WHO को ये अच्छा लगा, ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारा भी नाम नहीं होने दूंगी। समझे कि नहीं? तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया, अपना पूरा का पूरा किसको नाम कर दिया? WHO को नाम कर दिया। समझे कि नहीं समझे बात को? और WHO को नाम करने के बाद WHO ने पूरा का पूरा सिस्टम वही है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन करके अपना नया क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज रिप्रेजेंट किया, जिसे किस नाम से जाना गया? ICD के नाम से, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज। ठीक है, इसके अंदर इसने टोटल कितने चैप्टर इंक्लूड किए गए? 10 चैप्टर इंक्लूड किए गए। लड़की ध्यान देना, इतनी देर से फोकस बना करके रखी है तो ऐसी अच्छी चीज बता के जाऊंगा, याद ही रखेगी। ठीक है, तो इसने क्लासिफिकेशन के कितने चैप्टर इंक्लूड किए गए थे? 10 चैप्टर, जिसके अंदर से 5 से लेकर के 10 चैप्टर आपके किसको दर्शाते हैं? मेंटल डिसऑर्डर्स को। मैं साइकेट्रिक की बात करूंगा, समझे कि नहीं समझे बात को? क्योंकि मेरा नाम क्या है? साइकेट्रिक वाला। समझे कि नहीं समझे बात को? तो 5 से लेकर के 10 चैप्टर तक इसने किसको एक्सप्लेन किया था? मेंटल डिसऑर्डर्स को। समझे कि नहीं समझे बात को? नेक्स्ट उसके बाद में इसने क्या बताया था कि जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स लिखे जाएंगे वो कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखे जाएंगे? अल्फा न्यूमेरिक लैंग्वेज। क्वेश्चन वर आस्किंग इन एम्स पता नहीं रायबरेली कौन से एग्जाम में पूछा गया था कि जब आप डिनोट करते हो ICD-10 के WHO के अकॉर्डिंग जो मेंटल क्लासिफिकेशन को, तो वो जो डिसऑर्डर लिखे जाते हैं वो कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं? तो अल्फा न्यूमेरिक लैंग्वेज के अंदर है जो उनको डिनोट किया जाता है, जिसके अंदर अपन किसको काम में लेते हैं? अल्फाबेट F को। समझे कि नहीं समझे? जिसके अंदर अपन किसको काम में लेते हैं? अल्फाबेट F को अपन काम में लेते हैं। समझ गए बात को? WHO के द्वारा 1992 के अंदर एक क्लासिफिकेशन प्रोवाइड कराया गया, जिसे क्या कहा गया? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज, जिसके अंदर टोटल 10 चैप्टर इंक्लूड किए गए थे, जिसको क्या बोला गया था? ICD-10। समझे कि नहीं समझे बात को? जिसको क्या बोला गया था? ICD-10, जिसमें से 5 से लेकर के 10 नंबर तक के जो चैप्टर थे उसके अंदर टोटल मेंटल डिसऑर्डर को इंक्लूड किया गया। जो मेंटल डिसऑर्डर्स लिखे जाते थे वो कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते थे? अल्फा न्यूमेरिक लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर जो अल्फाबेट यूज ली जाती थी वो कौन सी ली जाती थी? कैपिटल F। आगे बात समझ में? ये पूरी की पूरी इसकी एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। समझ गए बात को? नेक्स्ट उसके बाद में इसके अंदर जो डिसऑर्डर्स का जो क्लासिफिकेशन, जो डिसऑर्डर्स का जो नाम था, समझे कि नहीं समझे बात को? वो तो कहां लिखा जाता था? लेफ्ट साइड के अंदर। समझे कि नहीं समझे बात को? और जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स है या फिर डेस्क्रिप्शन ऑफ डिसऑर्डर है वो कहां लिखा जाता है? राइट साइड के अंदर। मैं हर एक वो बात बोल रहा हूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। समझे कि नहीं समझे? मैं हर वो बात बोल रहा हूं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं बोल रहा जो आपके काम की नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता, बाहर से तो सारी चीजें सबको मालूम ही होती। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, तो जो वो क्लासिफिकेशन लिखा जाता है वो कहां की तरफ लिखा जाता है? लेफ्ट साइड में। और जो डेस्क्रिप्शन लिखा जाता है वो कहां की तरफ लिखा जाता है? राइट साइड में। आ गई बात समझ में? समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इसने टोटल F चैप्टर के अंदर कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया? इस टोटल F चैप्टर को 100 कैटेगरीज के अंदर। समझे कि नहीं समझे बात को? पूरे टोटल जो मेंटल डिसऑर्डर है उनको एक्सप्लेन करने के लिए इसने किसका? अल्फाबेट का यूज किया, F का। और इस चैप्टर 5 के अंदर इसने F के अंदर कितनी कैटेगरी बनाई? 100 कैटेगरीज बनाई। आ गई बात समझ? कोई कंफ्यूज तो नहीं है कि सर हमने वो पढ़ा था, आपको थोड़ा ये पढ़ा रहे हो? समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो यदि मैं यहां आने के बाद में अब मैं अपने उसके बार बात चले कि सर इसने कैसे कैसे इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, और कौन कौन से कैटेगरी के अंदर कौन कौन से टाइप के डिसऑर्डर्स को इंक्लूड किया था। तो आप लोगों को मालूम हो गया कि किससे रिप्रेजेंट किया था WHO ने? F से। समझे कि नहीं समझे बात को? और कितनी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया गया था? 100 कैटेगरी के अंदर। समझे कि नहीं? और चैप्टर कितने थे? टोटल 10। और जिसमें मेंटल डिसऑर्डर कहां से कहां तक है? 5 to 10। अब कभी आपसे पूछा जाए कि मेंटल डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ICD-10 इज एक्सप्लेन इन बिटवीन चैप्टर बिटवीन 5 to 10। समझ गए बात को? नेक्स्ट इसके अंदर जब आपका आता है तो शुरुआत कहां से होती है आपकी?
F0 से लेकर के F09 तक। समझे कि नहीं समझे बात को? F0 से लेकर के F09 तक। तो F0 और F09 की कैटेगरी के अंदर कौन से डिसऑर्डर आते हैं? ऑर्गेनिक ब्रेन, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, कैसे कैसे सब टाइप्स आते हैं, वो मैं जब आपको डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा, जब एक एक कराता रहूंगा। समझ गए बात? विश्वास रखना, कुछ नहीं छोड़ूंगा। विश्वास इतना रखना कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लेना। कहीं एग्जाम के अंदर बैठोगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है ना? तो मैं ऑर्गेनिक मेंटल बोल दो या ब्रेन डिसऑर्डर। समझ गए बात को? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में आपका कौन सा आता है? F10 से लेकर के F19 तक। इसके अंदर आपका क्या आता है? सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स। सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स, तो जिसको मैं बोलता हूं सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स। समझ गए बात को? या फिर ड्रग अब्यूज डिसऑर्डर्स। समझे कि नहीं समझे बात को? नेक्स्ट उसके बाद में आपकी कौन सी आती है? F20 से लेकर के F29 की कैटेगरी। इसके अंदर आपकी कौन सी आती है? सीजोफ्रेनिया एंड डिल्यूजन डिसऑर्डर। सीजोफ्रेनिया एंड, जल्दी याद कर, बोलने से कुछ याद नहीं होगा मैडम, समझने से बात बहुत चीज बार याद है। रटने वाली आदत अब छोड़ दो कि रट करके पहले सर ने बोला नहीं, उससे पहले बोल दिया और याद कर लिया रट करके, और एग्जाम में क्वेश्चन आया 16 नंबर का, कुछ भी टीप टीप के लिखा है। समझे कि नहीं समझे बात को? नेक्स्ट उसके बाद में आती है आपकी कौन सी? F30 से F39। इसके अंदर आपके कौन से डिसऑर्डर इंक्लूड किए जाएंगे? आपके मूड एंड अफेक्टिव डिसऑर्डर। मूड एंड अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये चीजें ऐसी कैसी याद रख लेना, क्योंकि मैं क्वेश्चन बताऊंगा, यहां से सिर्फ सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, और कम से कम 300 बार क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है मैडम। 300 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ये बताओ, अब अगर कहीं क्रैश कोर्स चल रहा होता है या कहीं क्लास ले रहे होता, दुनिया भर के आपको भाषण दे दे के पागल कर देता, ये, और आप थ्योरी में पढ़ रहे हो, बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हो, मैं कोई ज्यादा प्रेशर दे करके तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन यदि यही चीज आप क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ रहे होते तो उसको आधा घंटा लगा देता इसको। समझे कि नहीं समझे बात को? क्योंकि होने कितने, पूरे यूट्यूब आप सेशन देखते हो 1 घंटे में 5 क्वेश्चन कराता है। समझे कि नहीं समझ? लेकिन बात दुनिया भर की करता है। समझे कि नहीं? और जिसका कंक्लूजन कितना से निकलता है? सिर्फ मात्र 10 से 20 सेकंड का। इतने में तो आप 10 क्वेश्चन और कर लेते अगर खुद से ही समझने की कोशिश करते तो। या फिर क्लास में आपको, क्लासरूम स्टडी का पर्पज क्या है? समझे कि नहीं समझे बात को? जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे आप किसी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए थ्योरी आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में आपकी आती कौन सी? F40 से लेकर के F48 तक। इसके अंदर आपके कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं? आपके न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, इसके अंदर जो आपके कौन से आते हैं डिसऑर्डर्स आते हैं? जो आपके न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। समझे कि नहीं समझे बात को? नेक्स्ट उसके बाद आपका जो F49 है उसको क्या रखा गया है? खाली छोड़ा गया है। समझे कि नहीं समझे बात को? तो उसको क्या रखते हैं अपन? ब्लैंक। उसको क्या रखते हैं अपन? ब्लैंक रखते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि F49 के अंदर कौन से डिसऑर्डर को इंक्लूड किया गया। समझे कि नहीं समझे बात? ऑप्शन में था ब्लैंक भी था, सिजोफ्रेनिया भी था, डिल्यूजन भी था, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर था, बहुत सारे थे। समझे कि नहीं समझे बात को? जहां पे कंफ्यूजन वहीं पे क्वेश्चन, जहां पे कंफ्यूजन वहीं पे क्वेश्चन। समझे कि नहीं? मैंने नींद आ रही है पक्का? ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में आपका आता कौन सा? F50 से लेकर के F59। अब ये जो आपका F59 है इसके अंदर आपके कौन से डिसऑर्डर्स इंक्लूड होंगे? ईटिंग डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर एंड स्लीपिंग डिसऑर्डर। मैं अलग अलग नाम इसलिए करके बता रहा क्योंकि मैं अगर इसको बिहेवियरल डिसऑर्डर बोलूं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने नाम दे दिया कि ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, स्लीपिंग डिसऑर्डर, और तीसरा आपका क्या है? सेक्सुअल डिसऑर्डर।
समझे कि नहीं समझे बात को? ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर, ये आपके कौन से क्लास के अंदर इंक्लूड किए गए? F52, F59। नेक्स्ट उसके बाद आता है कौन सा आपका? F62, F69। इसके अंदर आपके कौन से टाइप के डिसऑर्डर इंक्लूड किए जाते हैं? टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी टाइप ऑफ डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। समझे कि नहीं समझे बात को? नेक्स्ट उसके बाद में आता है आपका F70 से लेकर के F79। अब ये F70 से लेकर के F79 इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इसका नाम इंपॉर्टेंट है। 30,000 बार पूछा जा चुका है। समझे कि नहीं समझे बात को? और इसके अंदर क्या आता है? मेंटल रिटार्डेशन। समझे कि नहीं समझे बात को? F70 से लेकर के F79 की कैटेगरी के अंदर कौन सा आता है? आप इंक्लूड किया जाता है मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट उसके बाद में आती है आपकी कौन सी? F80 से लेकर के F89। F80 से लेकर के F89 के अंदर आपके कौन से डिसऑर्डर्स इंक्लूड किए जाते हैं? लैंग्वेज संबंधित डिसऑर्डर या फिर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। मैं अलग अलग नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद F90 से लेकर के F99 तक आपका आता है चाइल्डहुड एंड अडोलसेंट डेवलपमेंट डिसऑर्डर, अडोलसेंट डेवलपमेंट डिसऑर्डर। समझ में आ रही है बात? चाइल्डहुड एंड अडोलसेंट डेवलपमेंट डिसऑर्डर। और F जो आपका लास्ट में कौन सा बचा? F99। और F जो 99 वो कैसा है? अनस्पेसिफाइड, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। अनस्पेसिफाइड यानी कि इसके बारे में कोई भी एक स्पेसिफिक अवधारणा प्रेजेंट नहीं। अरे वो 8 लगा ले बस। F समझे कि नहीं समझे बात को? F98, ठीक है। चाइल्डहुड एंड अडोलेसेंट डिसऑर्डर डेवलपमेंट एंड 99 क्या है आपका? अनस्पेसिफाइड। समझ गए बात को? नेक्स्ट उसके बाद अब यदि मैं बात करूं आपकी कि F0 से F09 तक जो आपके ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर इंक्लूड किए गए थे उसके अंदर सर कौन कौन से डिसऑर्डर आएंगे? तो बच्चा सुन, उसके अंदर कौन कौन से आएंगे आपका? डिलीरियम एंड डिमेंशिया। कौन कौन से आएंगे? डिलीरियम एंड डिमेंशिया। नेक्स्ट आपका जो F10 से लेकर के F19 तक जो आपका आएंगे उसके अंदर क्या आएगा आपका? सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर या फिर ड्रग अब्यूज डिसऑर्डर, जिसके अंदर आपका एल्कोहलिज्म। समझे कि नहीं समझे बात? क्या आएगा आपका? एल्कोहलिज्म। नेक्स्ट उसके बाद सीजोफ्रेनिया एंड डिल्यूजन टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स आर इंक्लूड इन F22, F29। अब दूसरा मेरी बात सुनना, ये कौन से टाइप के डिसऑर्डर है? साइकोसिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर। समझे कि नहीं समझे बात? कौन से टाइप के डिसऑर्डर है? साइकोसिस टाइप के डिसऑर्डर, ठीक है। तो साइकोसिस टाइप के डिसऑर्डर्स WHO के अकॉर्डिंग जो ICD-10 है, ठीक है, उसकी कौन सी कैटेगरी के अंदर रखे गए? तो आपकी F20 से लेकर के F29। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। आ गई की बात समझ में? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मूड एंड अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो मूड के अंदर आपका कौन सा आता है? मेनिया। मूड के अंदर कौन सा आता है आपका? मेनिया। एंड अफेक्टिव के अंदर आपका कौन सा आता है? डिप्रेशन। और तीसरा क्या चल रहा था आपका? बाइपोलर एंड अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर मूड के और डिप्रेशन के दोनों के साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद न्यूरोसिस डिसऑर्डर के अंदर आपका क्या आता है? OCN, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस बोलते हैं लड़की उसको, हिस्टीरिया और फोबिया। समझे कि नहीं समझे बात को? ये क्या है? किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है? आपके OCN, एंजाइटी, हिस्टीरिया और फोबिया। ये किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है? आपके न्यूरोटिक टाइप ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है आपका कौन सा? जिसका ब्लैंक जो खाली होता है वह खाली होता है, कुछ काम का नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है आपका ईटिंग एंड स्लीपिंग डिसऑर्डर, जिसको अपन बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण जो बिहेवियर प्रॉब्लम या बिहेवियरल डिसऑर्डर जो डेवलप होते हैं उसे मैं किसके अंदर इंक्लूड करता हूं? F50 से लेकर के F59। समझे कि नहीं समझ? क्योंकि मैंने सोचा कि कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं, खाना नहीं खा रहा, ठीक है, कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण जो बिहेवियर जो एबनॉर्मल हो रहा है। समझे कि नहीं समझा? नेक्स्ट उसके बाद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर,
पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर पैरानोइड, एंटी सोशल और डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी आप डिसऑर्डर पढ़ते हो। नेक्स्ट मेंटल रिटार्डेशन, आईक्यू लेवल से संबंधित आप बात करते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे की लैंग्वेज से संबंधित आप डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। कहाँ आ रहा है कुछ? हाँ तो बता तो रहे हैं सब लोग, कोई बात नहीं। तो अरे वो सारी क्वेश्चन सही देगा या सारे आंसर सही देगा तो गलत कौन पकड़ेगा? मैं बताऊंगा धीरे धीरे, उसका पोस्टमार्टम करूंगा, धीरे आगे तो बढ़ने दो, टॉपिक तो आने दो। यूपीपीएससी भी है और भी है, जब मैं एम्स बोल रहा हूँ उनके सारे पेपर निकाल रहा हूँ तो ये भी निकालूंगा। समझे कि नहीं समझे बात को? तो आगे तो आने दो तुम, ठीक है। मैं पेपर ढूंढ रहा था, कई दिन से मिल नहीं रहा मेरे को, ना मत लेके आना, देखे हूँ कल, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट डेवलपमेंट डिसऑर्डर, इसके अंदर आपके कौन कौन से डिसऑर्डर इंक्लूड किए जाएंगे? टिक डिसऑर्डर एंड एन्यूरेसिस, समझे कि नहीं बात को? ठीक है, एंड एन्यूरेसिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर। नेक्स्ट उसके बाद में आती है आपकी कौन सी? अनस्पेसिफाइड, जिसको कि क्लासिफाई नहीं किया जा चुका है। टिक में जैसे बार बार मोटर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ना, जैसे किसी की आंख पल के झपकाना बार बार, जिस किसी के हाथ ऐसे करते हैं, समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, तो कौन से? मैंने वो बोल रहे हैं टिक, टिक वो पूछ रही है टिक क्या होते हैं, बता करके बताओ उसको। टिक ये कर रही है, तो बैठे बैठे पैर नहीं हिलाता है, कोई चेयर पे बैठे रहते जैसे आप हिलाते हो, हाँ बस इस समझदार को इशारे काफी होता है। अरे भाई मान सकते नहीं बात, लेकिन मैं नहीं मानूंगा ये बात। अरे तो उसमें बार बार थोड़ी ना ब्लिंकिंग थोड़ी होती है, ब्लिंकिंग ऑफ आई थोड़ी होती है मैडम, ब्लिंकिंग ऑफ आई होती है ना, उसको मानते हैं उसके अंदर। टोसिस में तो डाउनवर्ड हो जाती है। टोसिस कौन सी डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है अपने को? माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर, उसमें तो आपकी पलके है जो, अरे तो मेरी सुन ले आप, आ जा ना, खत्म हो जाएगा यहाँ आएगी जब, समझे कि नहीं समझे बात को? फिर वहां तो कुछ भी चपर चपर बोल देती है। हाँ ये हुई बात, मत बैठना, मैं बैठ जाऊंगा वहां, ठीक है। तो ये क्या था आपका अकॉर्डिंग टू आईसीडी, समझ गए बात को? ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में जो दूसरा आता है, ठीक है, जो दूसरा जो दिया गया आपको क्लासिफिकेशन, वो दिया गया अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। जो दूसरा जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। और इसके द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वो कौन से सन के अंदर दिया गया था? 1994 के अंदर दिया गया था। समझे कि नहीं समझे बात को? पहला तो ये बात कि दूसरा जो क्लासिफिकेशन वो किसके द्वारा दिया गया था? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा। कौन से सन के अंदर? 1994 के अंदर, 1994 के अंदर। समझ गए बात को? अब इसने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसका क्या नाम था? डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल। समझे कि नहीं समझे बात? जिसको बाद में क्या बोला गया? DSM। समझ गए बात को? ठीक है, डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल, ठीक है, जिसको बाद में क्या बोला गया? DSM। ठीक है, कब प्रोड्यूस किया, कब रिप्रेजेंट किया गया? 1994 के अंदर। किसके द्वारा? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के। अब आपके सामने दो चीजें क्लियर हो चुकी है कि WHO ने क्या दिया था और अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने क्या दिया था। समझ गए बात को? ठीक है। अब कभी कोई आपसे पूछे कि DSM का मेंटल जो क्लासिफिकेशन था वो किसके द्वारा किया गया था? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा। समझ गए बात को? अब दूसरी बात, अब इसने क्या किया था कि DSM 4, जब DSM 4 क्यों, अब इसके बाद इसने क्या किया कि 2004 के अंदर, समझे कि नहीं समझे बात को? 2004 के अंदर इसका लास्ट रिव्यू किया गया। समझे कि नहीं समझे बात को? इसका लास्ट रिव्यू किया गया। इसलिए इस जो डिसऑर्डर के जो क्लासिफिकेशन को है, ठीक है, जैसे पहले DSM फर्स्ट आया था, ठीक है, फिर उसको रिव्यू किया गया, फिर DSM सेकंड आया, फिर DSM थर्ड आया। जो लास्ट रिव्यू किया गया था वो कब किया गया था? जैसे मैं आपको बताऊं कि हर 10 साल के बाद, हर 10 साल के बाद इनके अंदर कुछ चेंजेस देखे जाते हैं।
ठीक है, तो जैसे जैसे बढ़ता गया तो ऐसे करके लास्ट रिव्यू 2004 के अंदर है जो इनका देखा गया। तो जब 2004 के अंदर देखा गया तो उसके बाद से कोई रिव्यू रिप्रेजेंट नहीं किया गया। तो उस टाइम जो डिसऑर्डर के जो रिव्यू देखे गए थे उसे किस नाम से जाना गया? DSM 4th के नाम से जाना गया। आगे बात समझ में, DSM 4th के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसका जो लास्ट रिव्यू था वो कब किया गया था? 2004 के अंदर। समझ गए बात को? इसके अंदर टोटल कितने एक्सिस इंक्लूड किए गए थे? 5 एक्सिस इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे। समझ गए कि नहीं समझ गए बात? किसके अंदर टोटल एक्सिस कितने इंक्लूड किए गए थे? 5 एक्सिस। उन 5 एक्सिस के आधार पर ही इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर, वो सॉरी कौन सा, डायग्नोस्टिक हिस्टोरिकल मैनुअल ऑफ डिसऑर्डर दिया गया। किसके द्वारा? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, जिसके अंदर कुछ एक्सिस थे, जिसके अंदर फर्स्ट एक्सिस, ठीक है, जो फर्स्ट एक्सिस था तो इसके अंदर जो इंक्लूड किया गया था वो किसके आधार पर किया गया था? क्लिनिकल कंडीशन के आधार पर। क्लिनिकल कंडीशन के आधार, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर साइन एंड सिम्टम्स तो मौजूद है लेकिन डिसीज मौजूद नहीं है। समझे कि नहीं समझे बात को? तो इस आधार पर जो डिसऑर्डर्स देखे गए उनको किस नाम से दे दिया गया? क्लिनिकल कंडीशन के आधार पर, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर। यानी कि उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं लेकिन जब डायग्नोसिस कराएगा तो उसके अंदर कोई डिसीज मिली भी या फिर नहीं भी मिली। समझे कि नहीं समझे बात को? तो उनके जो साइन सिम्टम्स के आधार पर उन्हें क्या नाम दे दिया गया? उसको किसके अंदर इंक्लूड किया गया? एक्सिस फर्स्ट के अंदर। समझ गए बात को? नेक्स्ट उसके बाद में आता है कौन सा आपका? एक्सिस सेकंड। एक्सिस सेकंड। अब जो एक्सिस सेकंड है आपका, इसके अंदर जो आपके डिसऑर्डर्स इंक्लूड किए गए वो कौन से इंक्लूड किए गए? आपके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कौन से डिसऑर्डर्स आपके इंक्लूड किए गए? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। समझे कि नहीं समझे बात? कौन से डिसऑर्डर इंक्लूड किए गए? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट उसके बाद में आपका कौन सा आता है? एक्सिस थर्ड। एक्सिस जो थर्ड है उस थर्ड एक्सिस के अंदर आपके जो डिसऑर्डर्स इंक्लूड किए गए वो आपके सीवियरिटी ऑफ फिजिकल डिसऑर्डर्स के आधार पर, यानी कि जो फिजिकल डिसऑर्डर्स है या जो मेडिकल डिसऑर्डर्स है उनकी सीवियरिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया। समझे कि नहीं समझे बात को? क्योंकि इसके अंदर पूरे डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन है, ऐसा नहीं है कि मेंटल का ही है। समझे कि नहीं समझे बात को? क्योंकि ICD-10 भी ये बात बोल चुका है। समझे कि नहीं समझे बात को? तो इसमें क्लिनिकल कंडीशन के आधार पर, पर्सनैलिटी के आधार पर और जो सीवियरिटी है, ठीक है, उसके आधार पर, यानी कि आपका उस डिसऑर्डर के होने से आपकी फिजिकल या आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर पर क्या फर्क पड़ा है। समझे कि नहीं समझे बात को? तो उसे अपन कौन सी बोलते हैं? सीवियरिटी ऑफ फिजिकल स्ट्रेसर। समझे कि नहीं समझे बात को? नेक्स्ट जो एक्सिस फोर्थ है आपका, एक्सिस फोर्थ है, तो जो एक्सिस फोर्थ है उनके अंदर जो इंक्लूड किया गया वो आपके इंक्लूड किया गया कौन से? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है। समझ रहे हो बात को? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसको किसके अंदर इंक्लूड किया गया? आपका DSM 4th के अंदर। सॉरी, DSM 4th के अंदर कौन से एक्सिस के? 4th एक्सिस के अंदर। समझ गए बात को? अरे समझ गई कि नहीं समझ? ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डिसऑर्डर। नेक्स्ट उसके बाद में आता आपका कौन सा? एक्सिस 5। अब ये जो एक्सिस 5 है इसके अंदर ग्लोबल असेसमेंट ऑफ लास्ट 1 ईयर, ठीक है, जितना भी उस लास्ट 1 ईयर के अंदर जितना भी ग्लोबल असेसमेंट किया गया था या जितने भी डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई किया गया था उन सभी डिसऑर्डर्स को किसके अंदर इंक्लूड किया गया? आपके एक्सिस 5 के अंदर। समझे कि नहीं समझे? ग्लोबल असेसमेंट ऑफ लास्ट 1 ईयर डिसऑर्डर। समझ गए बात को? ये टोटल क्या था? आपके 5 एक्सिस थे। समझ रही कि नहीं समझ रही बात को? हाँ लड़की, ठीक है। कैसा नहीं पढ़ने का मन है? गुस्सा? ठीक है, एक्सिस 5, ठीक है। तो क्लिनिकल कंडीशन के आधार पर, दूसरा आपने पढ़ा था पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तीसरा सीवियरिटी ऑफ फिजिकल स्ट्रेसर, नेक्स्ट उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के आधार पर है। नेक्स्ट दूसरा जो ग्लोबल असेसमेंट ऑफ लास्ट 1 ईयर के अंदर, यानी कि जैसे 2003 से लेकर के 2004 तक, जब तक रिप्रेजेंट बैठे रहे, ठीक है, जब तक उनको रिप्रेजेंट नहीं किया गया तब तक जितने भी सारे डिसऑर्डर थे किसके अंदर इंक्लूड किए गए? एक्सिस 5 के अंदर।
समझ गए बात को? तो ये था आपका किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में आपका कौन सा आता है? अब आप कौन से देश में रहते हो? इंडिया के अंदर। समझे कि नहीं समझे? पानी पीना है तो पानी पी ले, 5 मिनट रुक सकता हूँ। पी ले पानी। हाँ 5 मिनट बस तेरे लिए।